न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या है? आज भी ऐसे स्पेसिफिक कैमरास है जो इस बात को प्रूव करते हैं कि एनर्जी काम करती है ह्यूमन के ऊपर में, और इसी तरह से जो न्यूमरोलॉजी है वो भी 9 प्लैनेटरी सिस्टम पर काम करती है, एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है। तो नाम से फिर एक इंसान की पर्सनालिटी का पता चल सकता है? हाँ, 100%। आपके हर एक नाम के पीछे अक्षर हैं, उसके पीछे साउंड एनर्जी है, उससे कनेक्टेड 9 प्लैनेटरी सिस्टम्स भी हैं, और उससे कनेक्टेड उसके कलर्स भी हैं। हैंडराइटिंग और ये जो सिग्नेचर रीडिंग जो जिसे हम कहते हैं वो किस पे बेस्ड है? तो क्या डूज एंड डोंट्स है अपने खुद के सिग्नेचर के बारे में जो आपको जानना चाहिए? भव्य जी, 3 या 4 ऐसी चीजें हैं जो सिग्नेचर में नहीं करनी चाहिए, जो हर इंसान अधिकतर करता है, को पसंद ये है। सब सिग्नेचर से कैसे पता चल सकता पता चलती है ये सारे पैटर्न, क्योंकि आपके खुद के थॉट प्रोसेस है, और वो मैंने बताया वो न्यूरल पाथवे से पेपर पे इम्प्रिंट हो जाती है। हाय नीरव जी, हेलो भव्या जी। एंड वेलकम टू एक्सपर्ट टॉक विथ भव्या देसाई। या इट्स माय ऑनर टू हैव विथ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। ये पहला मेरा पॉडकास्ट है एक्चुअली ऑन ये टॉपिक पे, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक भी है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एंड जब भी मुझे पता चला कि हमारी कॉन्वर्सेशन होने वाली है तो ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च करना शुरू किया, और जितना मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मतलब उससे और बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में आए। तो उसके वजह से मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट बिल्ड हो गई। तो आज के कॉन्वर्सेशन के लिए मैं उसे ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ टू, पहले तो न्यूमरोलॉजी ओके। ऑफ कोर्स, बट आई नो कि आप न्यूमरोलॉजी, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, वास्तु, ये सब की आपकी एक्सपर्टीज है, बट मैं आज बात करना चाहता था ज़्यादा न्यूमरोलॉजी को लेके ओके। एंड हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर को लेके। तो पहले न्यूमरोलॉजी से शुरू करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप? हाउ यू डूइंग? डूइंग वेल भव्या जी, आई एम डूइंग वेल। ऑल गुड? एक्साइटेड आप भी? या एक्साइटेड टू जस्ट शेयर माय a piece of information what I can share with you guys. ग्रेट। So I'm really excited. सो पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में जो आता है हमेशा इज दैट कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट होते हैं? यस, दोनों ही डिफरेंट है। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही सबसे पुराना, अगर कोई प्राचीनतम विज्ञान है वो है एस्ट्रोलॉजी। न्यूमरोलॉजी पीछे से उसका आविष्कार किया गया है, और अलग अलग नेशंस में अलग अलग टाइम फ्रेम में उसका आविष्कार हुआ है, अलग अलग विद्वानों ने उसका आविष्कार किया है। जिस जगह से आपने कहा न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, पर ये दोनों साइंस अलग होते हुए भी दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लिंक है। पहले मैं बात करूंगा एस्ट्रोलॉजी पे। अब एस्ट्रोलॉजी जो जो इतनी पुरानी 50,000 वर्ष पुरानी ये विद्या है, इसके जो आदि जनक, द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो जनक देव है वो है पाराशर ऋषि, और उसका जो टर्म आता है इसलिए उसको, उस ज्योतिष को कहते हैं पाराशरी विद्या या पाराशरी ज्योतिष। विच एंशियंट, सबसे पुरानी अगर कोई विद्या है इस पृथ्वी पर वो है वैदिक ज्योतिष। पाराशरी ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो सप्त ऋषि हुए हैं उनमें से एक पाराशर ऋषि भी हुए, और पाराशर ऋषि ने इस विद्या का आविर्भाव किया है, इसीलिए पाराशरी ज्योतिष कहा गया। उसके बाद आगे जैमिनी ऋषि हुए, उन्होंने उसके ऊपर सूत्र लिखे। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग ऋषियों ने अपनी एक कंपाइलेशन करके एक ग्रंथ तैयार किए, बृहत जातक बनी हुई, वेदांग ज्योतिष बने हुए, तो अलग अलग ग्रंथ बने, लेकिन जो उसका मूल जनक देवता है वो है पाराशर ऋषि। इट इज द पाराशर, जो पाराशर ऋषि वहां से आया है। और आगे जाके आज से तकरीबन 100-200 साल पहले फिर एक और उसमें एक नई विद्या, यानी उसी का आधार लेकर एक नई पद्धति आविष्कार हुई है, वो क्या हम कहते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति, केपी पद्धति, जो आजकल काफी ज्यादा फेमस है। अब इसमें आपको एक और बताना चाहूंगा कि दोनों ही एक ही विद्या का स्वरूप है, लेकिन वैदिक ज्योतिष जो है ये कहीं ना कहीं 12 भाव, जो 12 हाउसेस होते हैं, जब जन्म पत्ते देखते हैं उसमें 12 बॉक्सेस होते हैं, उसको भाव हम कहते हैं या स्थान कहते हैं। उस भाव और 9 ग्रहों को आधार बनाकर किया जाता है, जबकि केपी पद्धति में नक्षत्र 27 कॉन्स्टेलेशन हम कहते हैं इंग्लिश में, 27 नक्षत्र के आधार पर प्रेडिक्शन किया जाता है। ये दोनों में फर्क है। ठीक है, तो ये है। और अब मैं बात करूंगा न्यूमरोलॉजी पे, जिसको हम कहते हैं अंक विद्या, जो लेटर्स यानी कि शब्द और अंकों के ऊपर आधारित हैं,
और इसके भी पाराशर ऋषि ही इसके कहीं न कहीं पे आविर्भाव, उनका जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन कहाँ से स्टार्ट हो, पाराशर ऋषि। अब मैं तीसरे पार्ट पे भी आऊँगा कि हैंडराइटिंग। आपको आश्चर्य होगा कि हैंडराइटिंग के भी जो आदिक जनक देवता हैं, जो उसके ऋषि रहे, द इन्वेंटर, दैट इज़ ऑल्सो पाराशर, जिसको हम ग्राफोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, और उसको संस्कृत में या हिंदी में कहते हैं हस्ताक्षर विद्या या हस्तलिपि विद्या, जो कई लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ से आई है। वेस्टर्न रीजन्स में अगर देखते हो तो माइकल बैल्डी, बिकॉज ये टर्म जो है ग्राफोलॉजी, ग्राफिक्स जो अलग अलग बनते हैं, न्यूरॉन्स जो पैटर्न्स बनते हैं, वो जो पेपर पे इम्प्रिंट होते हैं हमारे विचार जब, और उसकी जब एक सम्मिलीकरण, एक जो स्ट्रक्चर बनता है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और सब ग्राफ को बनाते हैं तो एक लेटर बनता है। इसलिए लॉजी मीन स्टडी और ग्राफोलॉजी, तो ग्राफो मीन द ग्राफिक, जो हमारे विचार है, और उसका उन्होंने नाम दिया ग्राफोलॉजी। लेकिन ये भी आया था हमारे भारत से ही, पाराशर ऋषि रहे इनके भी। उन्होंने जो 56 जो लेटर्स है, बाराक्षरी और जो वर्णमाला है, उसके आधार पे उन्होंने उस पर उनका पूरा एक एक स्ट्रक्चर किया था। बट ये तो न्यूमेरोलॉजी भी, मतलब ये रेंडिशन या ये जो पॉपुलर कब से हुआ फिर? ये पॉपुलर हुआ आज से 200-500 साल पहले सबसे ज़्यादा हुआ, जब उसको ज़्यादा प्रकाश में लाया गया। एक ल्यूमन हेमंत करके एक विद्वान हुए, जिसको अधिकतर हम जानते हैं कीरो के नाम से, कीरो या चीरो, CHERO। अब ये जो थे, ये यूरोपन देश के विद्वान थे, और इनके पास बहुत जिज्ञासा थी कि ये एक्चुअल में ऑकल्ट साइंस है क्या। अभी ऑकल्ट साइंस को हम कहते हैं हिंदी में गूढ़ विज्ञान। तो उनको लगा कि गूढ़ विज्ञान में ये क्या लेटर्स और शब्दावली क्या है, क्या इसके पीछे कोई रीजन है। तो वो ढूंढते ढूंढते, यूरोपन कंट्री से ढूंढते ढूंढते वो भारत में आए, आखिर आज से तकरीबन 200-300 साल पहले। और भारत में आकर उन्होंने यहाँ पर ब्राह्मणी परिवार है, जोशी परिवार, जोशी ब्राह्मण में ही आते हैं, तो एक जोशी परिवार के पास उन्होंने ये अंक ज्योतिष सीखा, और वहाँ से उन्होंने फिर ग्रीक और जो वहाँ के एशियन बेबीलोन्स हैं, उनकी भी विद्या उन्होंने सीखी चाइना और तिब्बत में जाके, और उनको सम्मिलीकरण करके उन्होंने एक अपनी एक पद्धति निकाली, और उसको कीरो न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं आजकल। सो बेसिकली उन्होंने, मतलब ये बेबीलोन, चाइना और ये सब जगह जाके भी, मतलब तो ऐसी ही विद्या के खुद के रेंडिशंस थे वहां पे, एंड उसको कोलेट किया उन्होंने। पर कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा भी, कीरो जी ने भी यहीं से सीखा है। अंडरस्टैंड। और ये डेरिवेशन जो है, जो जोशी जी से जो उन्होंने यहाँ से सीखा, तो वो डेरिवेशन मतलब क्या था? डेरिवेशन का तात्पर्य आप मुझे बताना चाहोगे, मीन फ्रॉम वेयर इट डिराइव? राइट। हाँ, ये जो डिराइव हुआ है, ये जो इसका डेरिवेशन है, ये हमारे शास्त्रों से आया है। अंकज, अब जैसे अगर पुराने ग्रंथ अगर पढ़ते हैं त्रिपाठी जी के, पालमिस्ट्री के, बिकॉज कीरो बहुत अच्छे हस्तरेखाविद भी थे, हस्तरेखाविद जिसको हम पालमिस्ट्री कहते हैं। तो उनकी जो विद्वता थी, दो भाग में थी, एक तो न्यूमरोलॉजी में और दूसरा हस्तरेखा विज्ञान में। अब ज्योतिष की भी अधिष्ठात्री देवी होती है, जो अधिकतर लोगों को नहीं पता। जो ज्योतिष विज्ञान में या ऑकल्ट में, गूढ़ विज्ञान में जो रुचि रखते हैं, उनको चाहिए उस विद्या की जो देवी है, अधिष्ठात्री देवी, उनको पूजन करना चाहिए। अब उनकी जो देवता है, जो देवी, उसको कहते हैं पंचांगुली देवी, 5 अंगुली, तो उसके बन गए पंचांगुली। तो कहते हैं कीरो ने भी न्यूमरोलॉजी में दक्षता हासिल करने के लिए उसी पंचांगुली देवी की साधना की थी। यहाँ पे वो हिमालय की तरफ भी गए थे, द नॉर्दर्न पार्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। वहाँ से उनको कुछ साधु ऐसे मिले जिनको पंचांगुली साधना की बहुत ही ज़्यादा विशेष नॉलेज था, और कहते हैं पंचांगुली साधना एक बार जिसको सिद्धि मिल जाती है, उसके बाद वह इंसान अपने आप ज्योतिष विद्या में पारंगत हो जाता है, या उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा फ्लो होती है, ब्लेसिंग्स मिलती है यूनिवर्स और उस देवी से, कि वो बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रेडिक्शन एकदम 100% एक्यूरेट रहती है। तो उन्होंने पंचांगुली साधना भी सीखी, मंत्र साधना भी भारत में, ज्योतिष परिवार से भी बहुत चीज़ें सीखी, और उसके बाद वो अपने वतन लौट गए यूरोपियन कंट्रीज़ में। पर उनको वहाँ सामना करना पड़ा कि जब ये चीज़ों को लेकर आ गए, पाइथागोरस की, बेबीलोन की थेरेपी की, और तिब्बत और इंडिया की चीज़ों को जब कंपाइलेशन करके ले गए, तो वहाँ उनको मना कर दिया गया। तो उनको बहुत समय तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और इन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। फिर उनको दूसरे देश में भी जाना पड़ा, और कहते हैं अंतिम समय में वो तिब्बत में जाके छुप गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, और वहाँ के उस समय पे इसको ब्लैक मैजिक माना जाता था, ज्योतिष को। तो इसीलिए है कि इसका डेरिवेशन भी हमारे भारत से ही आया है, भारत और तिब्बत
प्रदेश से ही इसका डेरिवेशन निकला है। अंडरस्टैंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मतलब उसे ये तो न्यूमरोलॉजी एसेंशियली को भी ब्लैक मैजिक माना जाता था, और ये टॉकिंग अबाउट ये सब विद्या जितनी भी थी इनको ब्लैक मैजिक माना जाता था। सबको, सभी को भाव्या जी, हिप्नोसिस को भी ब्लैक मैजिक माना जाता आज से 500 साल पहले। इन द 15th एंड 16th सेंचुरी वहां पर भी इसको ब्लैक मैजिक माना जाता था। अब हिप्नोसिस भी आया हिप्नोस देवी के नाम से। हिप्नोस, हिप्नोस ग्रीक की एक देवी है जो सपने देती है और जो आपको नींद देती है, निद्रा के लिए। तो वहां से ये डेरिवेशन ग्रीक से आया हिप्नोस, हिप्नोसिस। पर मूल रूप से वो भी आया भारत से, जिसको हम कहते हैं सम्मोहन विज्ञान। सम्मोहन, सम यानी समान, मोहन यानी मोहित करना, इन्फ्लुएंस करना। तो सम्मोहन विद्या, तो ये भी भारत से है। खैर उसके ऊपर हम फिर बात की, क्योंकि वो भी एक भारत से आई है सम्मोहन विद्या। उसके भी जो आए हैं वो भी ग्रीक से ही उसका आविर्भाव हुआ है। और साथ ही उसके जो विद्वान हैं मिस्टर मैं उनका नाम भूल गया, वो बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अपना टर्मिनोलॉजी चेंज कर, कीरू की तरह उनको भी भागना पड़ा अपना देश छोड़ के और कहीं और जाके सेटल होना पड़ा। क्योंकि मैंने आपको बताया इन सारी विद्याओं का प्रादुर्भाव उन लोगों ने हमारे से सीखा, भारत से, और वहां जाके उन्होंने उसको फ्लरिश किया अच्छे से, लेकिन किन्होंने ने माना नहीं। और उस टाइम पे मोनाच जो पद्धति थी, द किंग टाइप, राइट। तो उन लोगों ने उनको निकाल दिया, क्योंकि उनको ये डर था अगर लोग इनके पास चले गए मेरे हाथ से सत्ता निकल जाएगी। तो इसीलिए कीरों को, उन सारे विद्वानों को वहां से जाना पड़ा अपना देश छोड़ के। और ना केवल न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को भी ब्लैक मैजिक माना गया है। कबाला सिस्टम भी आती है, उसको भी ब्लैक मैजिक माना गया है। नहीं, आज अगर आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो व्हाट इज ऑकल्ट, तो उसको वो लोग कहीं कहीं पे आपको दिखेगा ब्लॉगर्स ने डाल दिया है ब्लैक मैजिक। इट इज नॉट अ ब्लैक मैजिक। अगर ऑकल्ट शब्द का मैं व्याख्या करूं, ऑकल्ट जो गूढ़तम विज्ञान है, क्योंकि हिंदी पर्यायवाची जो शब्द है वो है गूढ़ विज्ञानम। तो ये इतना गूढ़ विज्ञान है, इसके लिए एक स्पेसिफिक लोगों को ही असाइन करते हैं। आप सीख तो सकते हैं, लेकिन उसका डिकोडिंग अगर आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं है तो आप उसको डिकोड नहीं कर पाओगे उस चीजों को। इसलिए इसको बोलते हैं गूढ़ विज्ञानम, ऑकल्ट साइंस कहते हैं। हाँ, बिकॉज जनरली ओकल्ट का मतलब काफी नेगेटिव लगता है, और वो लोगों के दिमाग में, जब आप भी, मेरे दिमाग में वो था ही कि आप ओकल्ट साइंस बोल रहे हैं तो मतलब इज इट नेगेटिव? तो अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि उसको डिकोड करना इज लाइक ओनली दैट इज द डेफिनेशन ऑकल्ट, गूढ़ विज्ञान। गूढ़ यानी कि सीक्रेट, जिसको समझ में नहीं आता कि ये क्या है एग्जैक्टली। गॉट योर पॉइंट। ओके, सो ये बट जो आप बोल रहे हो 100% अभी, जैसे जिनको पंचांगुली, पंचांगुली, ओके, सो पंचांगुली का जिसको अगर वरदान मिलता है या जिनको ये ब्लेसिंग मिलती है तो उनके प्रेडिक्शंस काफी 100% ऑलमोस्ट ट्रू आते हैं। तो जनरली जब भी अगर कोई प्रेडिक्शंस ऐसे करता है तो उसका परसेंटेज क्या होता है? जनरली जब हम एक स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी से आप आते हैं तो आपकी 50 से 60% ही उसमें प्रेडिक्शन सही निकलती है। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज लोगों को ये ना लगे कि एकदम 100%। और कई लोग इस पर आर्ग्यूमेंट भी करेंगे कि मैंने कहा आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन, तो फिर हम कर्म से, एग्जैक्टली ये साइंस का बेस ही कर्म है। मैं आपको बता दूंगा कुंडली से या एस्ट्रोलॉजी से कि आपके इसमें राजयोग है, आप बहुत जल्दी आपके पास संपन्नता आने वाली है। लेकिन उसके साथ में भव्या जी की खुद की कर्म भी अंदर शामिल है। अगर वो अपना कर्म ही नहीं करेंगे तो राजयोग और आपका कर्म, जब ये दो चीज कंबाइन होती है तब भी आपके पास वो आउटकम आता है। जैसे एक टर्म हमारे भारत में आता है प्रारब्ध, एक आता है भाग्य। तो प्रारब्ध का मतलब क्या है ना, भाग्य और पुरुषार्थ, जब ये दोनों का सम्मिलीकरण होता है, यानी आपके भाग्य में तो था कि आप करोड़पति बनोगे, और जब आपने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ यानी कि कर्म किया, तो ये जब दो चीज कंबाइन हुई तब आपका प्रारब्ध में लिखा था आप करोड़पति बनोगे। तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन हुआ और आउटकम क्या आ गया, जो आपके भाग्य में लिखा था आप करोड़पति, और आप बन गए। अब कई लोग यही सोचते हैं कि हमको तो बताया गया था बहुत पैसे हैं, अभी तक आया नहीं। आएगा कैसे? जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक वो चीज आएगी नहीं आपके भाग्य के अंदर में। तो दैट इज द प्रारब्ध, द मेन डेफिनेशन ऑफ प्रारब्ध इज भाग्य प्लस पुरुषार्थ। बट एक इंसान को अपना कर्म क्या करना है वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर भी ज्योतिष आपको हेल्प करता है। नाउ अगेन लेट मी टेक यू टू द टर्मिनोलॉजी ज्योतिष। अब ज्योतिष का हम जब शब्द को हम स्प्लिट करते हैं, उसको हम विभक्त करते हैं, ज्योत इस, ज्योत यानी कि ज्योति, इस यानी कि ईश्वर। ये ऐसा ईश्वरी प्रकाश है जो आपको बताएगा कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। यानी कि ये आपको अंधेरे में एक उजाले की रोशनी देगा, आगे क्या है, पत्थर है,
वहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रगल है, ये आपको बताएगा। हम्म। फिर उस पर कैसे चलना, वो उस विद्या का जो पारंगत व्यक्ति है, विद्वान है, उसको कहते हैं ज्योतिषी। तो ये ईश्वरी विद्या है, और इसीलिए ये ईश्वरी विद्या उनको प्रदान की जाती है जो उस सारे पैरामीटर्स के ऊपर खड़ा उतरता है। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 11th 12th करना पड़ेगा साइंस में, आपको सीईटी देनी पड़ेगी। आप सीईटी क्रैक करोगे, देन यू कैन मूव इनटू द मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद आपको 4.5 साल तक एमबीबीएस करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप करनी। सिमिलरली इसमें भी एक प्रोसेस है ज्योतिष बनने के लिए। हर कोई इंसान ज्योतिष बन सकता है, लेकिन उसके एक प्रोसेस शास्त्र में दी गई है। क्या है ये प्रोसेस? प्रोसेस मतलब कि पहले तो आपको एक सही गुरुकुल या सही टीचर होना चाहिए। दूसरे बात, आप उस गुरुकुल में जाते हैं, उस पुरानी विधि, पहले ज्योतिष 12 साल का रहता था, आज 6 महीने के क्रैश कोर्स आ चुके हैं, तो उसमें सिखाएगा भी कैसा, कोई इनसे सॉफ्टवेयर आ चुके, तो एक अच्छी बात भी है। लेकिन आपको उस गुरुकुल के जो प्रवक्ता है उस विद्वान को मिलना चाहिए। दूसरा, आपके पास वो क्वालिटी या क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं जिज्ञासा हिंदी में। आपके पास जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आप ये सोच के जा रहे हो उस गुरु के पास कि मैं बहुत पैसा कमा लूंगा एस्ट्रोलॉजी से, तो आप उस विद्या को प्राप्ति नहीं कर पाओगे। नॉलेज तो ले लोगे, लेकिन वो आपको फ्रूटफुल नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर जिज्ञासा नहीं, द क्यूरियोसिटी। तो सेकंड पैरामीटर जो है द क्यूरियोसिटी। थर्ड, यू शुड फॉलो द ब्रह्मचर्य पालन ऑल्सो, कि आपके पास ब्रह्मचर्य पालन भी होना चाहिए, ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन हो, एक जगह आपका फोकस हो। उसके बाद आपके अंदर पेशेंस लेवल होनी चाहिए। अगर पेशेंस लेवल होगी तो ही इतना बड़ा विशाल नॉलेज आप अपने अंदर ले सकोगे, वरना ले नहीं सको। तीसरी बात है, आपको गोपनीयता रखनी चाहिए आगे जाके। यानी आपके पास इतने आगे जाके क्लाइंट्स आएंगे, इतने लोग आएंगे आपके कंसल्ट करेंगे, तो आपको अंदर की बात किसी को बोलनी नहीं है कि भव्या जी मेरे पास है, तो वो मैं आज तो हर एस्ट्रोलॉजर बता रहा है, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट। आप नहीं बता सकते, ये शास्त्र के विरुद्ध है। आप जितनी गोपनीयता रखोगे, इसलिए बोले ये गूढ़ विज्ञान है, गोपनीय विज्ञान है। तो आप मेरे पास आ रहे हो, तो मुझे आपकी बात 10 लोगों को नहीं बता रहे, अरे भव्या जी मेरे पास आए थे। तो जितनी आप सिक्योरिटी रखोगे इस विद्या को भी, और अपने आसपास आने वाले लोगों की आप एनालिसिस करते हो, उसको भी आपको सीक्रेट रखना पड़ेगा, तो ये विद्या आपको फलीभूत होगी। आप जितना ज़्यादा प्रकाशित करोगे, उतनी ही ज़्यादा उस विद्या आपसे दूर होती जाएगी। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। उसके बाद आपको चाहिए कि आप गुरु दक्षिणा भी दो उस गुरु को, जो वो चाहते हैं, उसकी सेवा करनी चाहिए उस गुरु के। आज के युग में वो संभव नहीं है, गुरुकुल आज है नहीं। एक समय था हमारे पास 12 से 20,000 गुरुकुल थे भारत में, ड्यूरिंग द रेजाइम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। 12 से 25,000 उस टाइम पे सिखाया जाता था, अलग अलग ज्योतिष विद्याएं, अष्टांग विद्या, अष्टांग योग, ये सब सिखाया जाता था। तो इसीलिए गुरुकुल का महत्व तब था, और आज धीरे धीरे कहीं पर हो रहा है, धीरे धीरे लोग प्रयास कर रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। तो गुरुकुल में जाना चाहिए, और अपने घर परिवार से दूर, ताकि आप डिटैच रह सको और आपका पूरा ध्यान गुरु के चरणों पे रह सके, और उस विद्या को ले सको। और हम्बलनेस आना चाहिए, सीखने की आपने अकड़पन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर से एक ऑकल्ट साइंस के, नो मैटर आप एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, फेस रीडर हो, वास्तु कंसल्टेंट हो, आप टैरो कार्ड में हो, आप चाहे भूमि विशेषज्ञ हो, जो वास्तु के अंतर्गत है, भूमि विज्ञान का जो स्पेशलिस्ट होता है, जिसको पता चलता है भूमि में कहाँ पर कौन से खनिज तत्व आते हैं, उसको आज के टाइम में उसको कहते हैं डाउजर कहते हैं। जो भूमि के अंदर कौन सी चीज़, कहाँ सोना रखा है, कहाँ चांदी रखा है, कहाँ पे कौन सा मिनरल्स है, ये भूमिगत विज्ञान इसको कहते हैं। ओके, ये इंटरेस्टिंग। भी ऑकल्ट के अंदर में आता है। ओके, सो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो इंसान होता है या जो प्रैक्टिशनर होता है, उसको भी मतलब एक स्पेसिफिक स्टाइल या उनमें भी प्योरिटी होनी चाहिए फॉर देयर प्रेडिक्शंस टू आल्सो एग्जैक्टली कम होना ट्रू। चाहिए। ओके, ये आपने गुप्त के बारे में बोला, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ये तो आपके पास अगर कोई आता है और आपको उनकी इंफॉर्मेशन डाइवल्ज नहीं करनी होती है, तो नॉर्मली जो इंसान होता है वो आजकल अपने सक्सेसेस को पूरी दुनिया में बोलते रहते हैं, तो वो उसके बारे में शास्त्र क्या बोलते हैं कि आपके सक्सेसेस और अचीवमेंट्स को आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, और अपने पास रह के खुश रहना चाहिए? आपको नहीं बताना चाहिए। शास्त्र तो यही कहता है, गोपनीयम 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 विद्याम। वो इस विद्या को जितना आप गोपनीय रख सकते हो, उतनी एनर्जी क्या है, फ्लो हो रही है। हमारे पास 10 द्वार हैं, 10 पाद ज्ञानेंद्रिय, पाद ज्ञान कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्र हाथ पैर, गुदा, लिंग, और हमारा जो ये है, और पाद ज्ञानेंद्र 2 आँख, 2 नाक, कान, जिह्वा। तो इन 5 इंद्रियों से एनर्जी फ्लो हो रही है।
एवरीथिंग इज एनर्जी साइंस, ये एनर्जी साइंस माना गया। तो आप जितनी एनर्जीज को फ्लो कर रहे हो, जितना आप बता रहे हो, जैसे आप मेरी बात से वाकिफ रखोगे, एक होती है कि हम किसी काम को जितना ज़्यादा बोल देते हैं, अरे मेरे पास तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, अचानक ऐसा होता है कि फिर सामने वाला बोलते हैं हम बाद में करेंगे ये काम को, और हम बोलते हैं आते आते वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया। हम शास्त्रीय भाषा में उसको बोले नज़र दोष बोलते हैं उसको हम, यानी नज़र लग गई। नज़र लग गई मतलब कि आपने उस एनर्जी को फ्लो आउट कर दिया अपने मुंह से। मेरे पास आज ये आने वाला है, मैं 500 करोड़ की एक प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। जितनी एनर्जी को फ्लो आउट करते हो, एनर्जी जाके उसकी एनर्जी जितनी बार स्प्रेड आउट होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। यही कारण था कि आप जितने कम बोलते हो, जितना आप कम ज़्यादा अपनी विद्या के बारे में प्रचार करते हो, आपकी एनर्जी एनहांस होती है, आपकी विद्या में एक प्रखरता आती है, आपके चेहरे पे एक तेज आता है, आपके व्यक्तित्व में एक तेज आता है, और आपको बोलना नहीं पड़ता, अपने आप वो जो यूनिवर्स आपके अंदर बैठा है, क्योंकि यूनिवर्स दो है। ये भी, इसको भी यूनिवर्स कहा गया। आपका जो शरीर है, इसको इसीलिए कहते हैं पिंडे ते ब्रह्मांड, इस पिंड से ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। तो दिस इज द यूनिवर्स, ये जो हमारा शरीर, ये एक यूनिवर्स ही है। और इसलिए हम कहते हैं, हम बहुत सारे विद्वानों को देखा है कि आप अपने खुद के ऊपर काम करो। विद्वानों ने कहा है, वेस्टर्न में भी ईस्टर्न में भी, खुद के ऊपर है, यानी जितना आप इंटरनल एनर्जीज पे काम करोगे, बाहर आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा। इंटरेस्टिंग। तो मतलब ये नजर लगना जो लोग काफी लोग कहते हैं या बिलीव करते हैं, तो ये सच होता है? ये सच होता है। अब इसके पीछे बेस क्या है, हाउ इट्स वर्क, आपके दिमाग में ये आएगा या ऑडियंस के भी दिमाग में आएगा कि ये काम कैसे करती है, नज़र कैसे लगती है। अब मान लीजिए मैं आपके पास आया हूँ किसी काम के लिए, और आपकी मुझे घड़ी पसंद आ गई, ये बहुत बढ़िया अच्छी घड़ी है, या मेरे पास उतनी पैसे नहीं है कि उसको ले सकूँ, या मुझे जेलसी आ जाती है कि काश मेरे पास में होता। अब यहाँ दो चीज़ होगी, या तो मैं सोचते ही रहूँगा उस घड़ी के बारे में कि स्मार्ट वॉच काश मेरे पास होती, और या फिर मैं बारंबार उसके बारे में, मेरी नज़र जा रही, बारंबार उसके बारे में आपका वर्णन कर रहा हूँ। तो इसमें दो चीज़ आ जाएगी, या फिर ये घड़ी खराब हो जाएगी, और या फिर आपकी ऑरा जो है, इंटरनल एनर्जी, वो कहीं रिफ्लेक्ट होगी, वहीं पर वहाँ को डिस्टॉर्शन आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा आपकी ऑरा, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो वो एनर्जी ट्रैवल करती है। अब तो ये फिजिकली में आपको मिला है, तो वहाँ पे आपको अनइजीनेस फील होगा। आप देखोगे किसी स्पेसिफिक इंसान या किसी जगह पर हम जाते हैं, तो हमको कभी अच्छा लगता है, कभी बहुत ही अनइजीनेस या हेवीनेस फील होता है। राइट। कारण क्या है, वहाँ की एनर्जी बहुत नेगेटिव रहती है, वहाँ के लोग बहुत नेगेटिव रहते हैं। नो मानो आप कितना भी अच्छा बोल दो, कितने भी हम कोट डाल दें फ्रेम करके एंटरप्रेन्योरशिप के स्टार्टअप के, लेकिन जब तक एनर्जीज पे काम नहीं किया जाता है, इंसान पे काम नहीं किया जाता, काम नहीं करते। अब मैं बात करूंगा दूर से नज़र कैसे लगती है। जब कोई व्यक्ति दूर से भी बैठा है, आपका कंटेंट देख रहा है, जब आपने डाल दिया कि मैं जो वाइस प्रेसिडेंट है रिलायंस के, उनका मैं वास्तु करने वाला हूँ, या उनका मैंने वास्तु किया है, आपने सब कुछ डाल दिया। अब कई लोग आपके राइवल्स होंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको मानते होंगे, आप शायद ना मानो, अब वो मन ही मन अंदर जलेंगे, अरे इसको कैसे मिल गया ये प्रोजेक्ट, इसको कैसे मिल गया। अब वो जितना वो सोच रहा है, तो उसके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी बन रही है, तो दैट इज अफेक्टिंग योर न्यूरॉन्स, आपके ब्रेन सेल्स को अटैक करते हैं, अट्रैक्ट करते हो, और सारे ब्रेन सेल कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, नेगेटिव एनर्जीज, और वो जाके फ्लो करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से, ट्रैवल करता है, और वो इंसान के बारे में जिसके बारे में आपने चिंतन किया, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाता है, और उसके ऑरा को पूरा वो डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी उसको अफेक्ट कर देता है। अब जैसे मोबाइल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये माइक्रो सेकंड में कैसे मोबाइल काम कर, यहाँ से एक वेव निकली, मेरे सर्वर पर गई, मेरे सर्वर से आपके सर्वर पर गई, आपके जो टेलीकॉम सर्वर, वहाँ से वहाँ के टावर पे गई, वहाँ टावर से आपके मोबाइल पे आई, और ध्वनि वैसे ट्रैवल किया, ध्वनि यानी कि साउंड। तो जब ये इतनी माइक्रो सेकंड में साउंड ट्रैवल कर सकते, तो ये भी एक साउंड एनर्जी है, दृष्टि के द्वारा, आंखों के द्वारा निकलती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको सारी चीजें रिवील नहीं करना चाहिए, आपकी सक्सेस भी हो, शांत बैठे रहो। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जितने भी बड़े, एक कहावत है, मिलियनर्स डू नॉट बिलीव इन टू द एस्ट्रोलॉजी बट द बिलियनर्स बिलीव। जो बड़े लोग हैं वो जरूर बिलीव करते, पर वो शास्त्र मर्यादा को फॉलो करते, वो पूजा पाठ भी करेंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो मीडियोक्रे क्लास है, वो दिखाएगा इंस्टाग्राम पे, वो दिखाएगा मैं कैसे पूजा कर रहा हूँ। और जो बड़े हैं, रिच माइंड से जिसको हम कहते हैं, दे विल नेवर एवर शो कि मेरा घर कैसा है, मेरा ऑफिस कैसा है, मैं क्या काम करता हूँ, मैं कितना मेरा टर्नओवर है, सारी चीज़ें सीक्रेट रहेंगी। यही कारण है कि जितने आप सीक्रेट रहोगे, उतना ज़्यादा ग्रो करोगे, और जितना आप शो ऑफ करोगे अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, उतनी एनर्जी आपकी इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी।
बट एक्सेप्शंस भी तो होते हैं ना ये रूल के, क्योंकि काफी सारे लोग जैसे हम सेलिब्रिटीज ले ले, हाँ तो सेलिब्रिटीज तो नॉर्मली बिना शोशा के या बिना दिखाए के तो उनका कोई काम ही नहीं होता। हाँ, तो देन हाउ इज इट दैट उनके सिचुएशन में ये काम करता उनको भी नज़र लगती है कहीं न कहीं, उनको भी लगती है। सेलिब्रिटीज़ आर रूल्ड बाय द वीनस मैक्सिमम। वीनस जो शुक्र प्लैनेट बताया गया है, वो ये इंडस्ट्री को गवर्न करता है, पर उनको भी नज़र लगती है। तो आप नहीं जानते कि उनके हम बाहर से देखते हैं। है? अभी ये आप मान के आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो गूगल पे जितने भी सिग्नेचर्स हैं सेलिब्रिटीज़ के, वो कहीं न कहीं फेक हैं, वो एक्चुअल नहीं है। अगर आप उनको पर्सनली मिलोगे, उन लोगों की सिग्नेचर्स मैंने देखे, वो बिल्कुल अलग है। तो आप क्योंकि सिग्नेचर साइंस जिसको हम हैंडराइटिंग साइंस, एक्चुअली सिग्नेचर और हैंडराइटिंग दोनों अलग है। वो एक टर्म में आता है जिसको हम कहते हैं ग्राफोलॉजी, उस पर हम आगे बात करेंगे। राइट। तो एक्चुअल में इंसान कैसा है ना, वो आपको नहीं पता। तो बाहर से हम देख रहे हैं अलग अलग पॉडकास्ट के ऊपर में जो उनके वीडियोस आ रहे हैं, और उनका जीवन में इंटरनल क्या उनको इश्यूज आ रहे हैं वो आपको नहीं पता है। उनके हाथ से फिल्म जा रही है, एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं, उनके एंड मोमेंट पे प्रोडक्शन पूरा हो रहा है और फिर अचानक से बैन लग गया। ये सारी चीज़ें क्या हो रही वो भी मानते, पर वो कभी नहीं बताते। तो दे आर द वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स इन इंडिया। उनके पास भी सेलिब्रिटीज आते हैं, पर वो कभी नहीं बताते। तो ये ज़रूर काम करता है। ये हाँ, इंडिविजुअल कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं मानते, और ये भी आपको यहाँ पर बता दूँ, कुछ लोग बोलेंगे ये मानने वाला विज्ञान है। अगर आप मानोगे तो ये काम करता है, नहीं मानोगे तो ये काम नहीं करता है। ऐसा नहीं होता। अवश्य ये इसको मैं ऐसे बोलूँगा जैसे मेरे पास वाइब्रेशन, हम किसी को मिलते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है कोई व्यक्ति विशेष से। जैसे बच्चे की एनर्जी आप देख लें, बच्चा और पेट, एक छोटा बच्चा और पेट, आप कभी भी थके हुए हो, बस खाली पेट के साथ आप खेल लो या एक बच्चे के साथ खेलो, क्योंकि उनकी एनर्जी अप टू द 14 ईयर्स एकदम पॉजिटिव रहती है, 14 साल तक। तो एनर्जी इतनी स्ट्रांग रहती है, आपको अच्छा फील कराती है। ये क्या हुआ, उस बच्चे को तो ये एनर्जी साइंस के बारे में पता नहीं है, पर उसकी ऑरा, उसका जो सूक्ष्म देह हम जिसको कहते हैं, 3 प्रकार का देह होता है, फिजिकल बॉडी, द एस्ट्रल बॉडी एंड द कॉस्मिक बॉडी, कॉजल बॉडी। तो ये अफेक्ट करता है हमारे एस्ट्रल बॉडी के अंदर में। फिजिकल बॉडी के अंदर एक और बॉडी होती है एस्ट्रल बॉडी, जो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा है वैसा। हाँ। तो ये तो पहला जो रोग आता है, जो नजर लगती है, जो रोग आता है, ये एस्ट्रल बॉडी में आती है। और किरलियन फोटोग्राफी भी होती है, जर्मन में उसका आविष्कार किया गया था। तो वो उन्होंने उसके ऊपर ऑरा का पिक्चर दिखाया और देखा कि एक और सूक्ष्म देह जैसा दिख रहा है, ब्लैकिश ग्रीन कलर का, और उसके ऊपर जब फोटोग्राफ निकाले गए फिर उसके ऊपर स्टडी किया गया। तो आज भी ऐसे स्पेसिफिक कैमरा से जो इस बात को प्रूव करते कि एनर्जीज काम करती है ह्यूमन के ऊपर में। और इसी तरह से जो न्यूमरोलॉजी है वो भी 9 प्लैनेटरी सिस्टम पर काम करती है, एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है। तो इंटरेस्टिंग। तो ये जैसे नजर का जो आपने बोला, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नजर लगी तो उसको उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक बहुत ही सिंपल मैं उपाय बताता हूँ, वो है नमक। बिकॉज जो सॉल्ट है, सोडियम, वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बिंग मटेरियल, दो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है दूसरी चीज़ें इन अ मटेरियल फॉर्म। एक है नींबू, एक है नमक, और तीसरा है पानी। ये तीनों ऐसे मटेरियल जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं। और आपको पानी की अगर बात करूँ, पानी पर भी बहुत सारे रिसर्च किया गया है कि पानी मैक्सिमम चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए सनातन शास्त्रों में सबसे ज़्यादा पानी की ज़्यादा चर्चा की गई। हाथ में संकल्प लिया जाता है, पूजा में कलश में पानी दिया जाता है, नमक रखा जाता है कहीं पे, नींबू रखा जाता है, मिर्ची रखी जाती है, बोलते हैं इससे नज़र दोस्तों, कई लोग मजाक उड़ाते हैं। अब नींबू क्या होता है, साइट्रिक एसिड होती है ना, मिर्ची में भी वही एसिड रहती है। तो वो जब हम दरवाजे पे लगाते हैं तो जो नेगेटिव बैक्टीरिया है उसको वहीं एब्जॉर्ब कर देता है। तो वो साइंटिफिक भी है। अब आपकी बात की कि इसको कैसे अवॉइड किया जाए या फिर लग गई है तो हम क्या करें। नमक सबसे अच्छा है। अब नमक कोई भी हो, खड़ा नमक हो, समुद्री नमक हो, या आयोडाइज नमक हो, आपको ये करना है कि एक मुट्ठी आपकी मुट्ठी में, वेदर यू लेफ्टी और राइटी डजंट मैटर, एक मुट्ठी नमक लेना है, अपने सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज 3 बार घुमा देना है, और आपको उसको WC में या थ्रो आउट कर देना है। इंस्टेंटली आपको फील होगा कि आपको एनर्जी लेवल्स में फर्क लग रहा है। तो ये वही है जो मॉम लोग जो घर पे भी करते हैं, वही? एग्जैक्टली करते थे। और आप उसमें भी देखो, उसमें भी साइंस है पूरा, कि उसमें हमेशा क्लॉकवाइज लिया जाता था, हमेशा ही। और उसमें एक विज्ञान आता है, नाड़ी विज्ञान। कि नाड़ी विज्ञान, सूर्य स्वर एक होता है, चंद्र स्वर, नाड़ी विज्ञान, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। हमारे शास्त्रों में 72,000 नाड़ी बताई गई, 72,000 नाड़ी शायद। उसमें से 3 प्रमुख नाड़ी है, ईरा नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो जब नजर उतारी जाती है तो सूर्य नाड़ी यानी आपकी राइट नॉस्ट्रिल जब चल रही है मैक्सिमम,
उस टाइम पे वो कहते हैं सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है। तो जब नज़र उतारी जाती है तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए। अब कई लोग जो अब यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु वाले, वो खुद ज़्यादा बीमार होते हैं, बहुत सारे हीलर भी बीमार होते हैं। वाई? बिकॉज उनको ये विज्ञान नहीं पता नाड़ियों का कि जब हम किसी की चिकित्सा करते हैं यानी हीलिंग करते हैं तो हमारा सूर्य नाड़ी, सूर्य यानी कि फायर, फायर एलिमेंट एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आप खुद की भी नज़र उतार रहे हो तो आपका राइट नॉस्ट्रिल यानी कि सूर्य स्वर एक्टिवेट होना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं होगा। आप अपने बच्चे की भी नज़र उतार रहे हो तब भी आपका सूर्य स्वर है, वरना क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट साइड ब्रीथिंग पैटर्न एक्टिवेट है और आपने नज़र उतारी, वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ गई। तो व्हाट डज दैट मीन? मतलब आप ऐसे करके करना है कि खाली राइट साइड से ब्रीथ करना है? मैं समझा नहीं। जब आपकी ब्रीथिंग पैटर्न राइट साइड वाली चल रही है, 24 घंटों में 12 बार आपकी चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है, वहां से सांस चलती रहती है। अच्छा, वैसे तो पता कैसे चलेगा वो कब चलती आपको बस हाथ ऐसे रखना है है? ओके। और देन आपकी चेस्ट, आपका नेक और आपका सिर यानी कि आपकी छाती, गर्दन और सिर एक शेप में होना चाहिए, स्ट्रेट। और फिर हाथों को ऐसा रखना है और सांस को बाहर फेंकना है। तो आप देखोगे एक साइड से आ रही है। एक साइड से आ रही, एक धीमी होगी, एक एकदम स्ट्रांग होगी। ओके, या। और कभी कभार ये भी होता है कि दोनों ही नाड़ी एक्टिवेट रहती है, उसको कहते हैं हम सुषुम्ना नाड़ी। तभी कोई भी सांसारिक कार्य, वर्ल्डली मैटर्स आपको नहीं करना है, क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी और देवीय तत्व से गुण है उसके अंदर में, और उसमें अगर आप मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड काम करते हो तो आपका सारा काम खराब हो जाता है। इंटरेस्टिंग। तो ये जो आप बोल रहे हो, तो अगर समझो अभी लेफ्ट साइड से चल रहा है तो आपको 12 घंटा फिर वेट करना, जब ये होगा नहीं फिर नजर उतारनी है? नहीं, ये एक एक घंटे में चेंज होती है। ओके, सो बेसिक उतारने के पहले आपको चेक करना है। और उसकी विधियां भी होती है, अगर लेफ्ट साइड में उसको राइट में उसको कैसे ट्रांजिट करना है, लेफ्ट में है तो लेफ्ट टू राइट कैसे ट्रांजिट करना है, उसकी सब अलग अलग विधियां होती है। इंटरेस्टिंग, ओके। तो ये न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या है इन दैट रिस्पेक्ट? मतलब जैसे आप ये बोल रहे हैं कि ये काइंड ऑफ थोड़ा सिमिलर है, बट मेरे दिमाग में मतलब न्यूमरोलॉजी इज के नंबर्स, आप उसके बारे में। न्यूमरोलॉजी है न्यूमर एंड लॉजी, अगर सिंपल टर्म में अगर डिफाइन किया जाए तो अंकों का जो विज्ञान है वो है न्यूमरोलॉजी। पर इसके साथ में अक्षर भी आते हैं, क्योंकि बिना अक्षर के तो कोई चीज़ बनती नहीं, बिकॉज मैंने बताया कि इसका आधार है साउंड। न्यूमरोलॉजी इज बेस्ड ऑन साउंड एनर्जी। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, आपका नाम है भव्या और आपके माता पिता ने बहुत अच्छी तरीके से ज्योतिष को पूछ करके नाम रखा भव्या, लेकिन आपको लोग भावा बुला रहे हैं, भाव बुला रहे हैं या भावु बुला रहे हैं, तो नो मैटर आपका नेम की एनर्जी कितनी अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि सारे लेटर को जब हम जोड़ते हैं BHAYA जिस तरह से आप लिखते हैं, या BHAWVYA इन वॉट एवर वे यू राइट, उसकी एनर्जीज को जब हम कंबाइन करते हैं, उसको नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसका टोटल जब लिया जाता है तो एक नंबर आता है, उसकी फिर एक रीडिंग होती है और हर लेटर की भी एक साउंड एनर्जी रहती है। तो सारे लेटर की साउंड एनर्जी को जब इकट्ठा किया जाता है, उसका जो टोटल आता है वो साउंड एनर्जी हो गई। अब वो साउंड एनर्जी तब काम करेगी जब उस नाम से आपको बारंबार बुलाया जाएगा। जैसे आपको एक और एग्जांपल दूं, महेंद्र सिंह धोनी, हमारे भारत के जो कप्तान रहे पूर्व के, उनका पूरा नाम है महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन अधिकतर वो किस नाम से जाने जाते हैं, माही या धोनी। तो अगर माही और धोनी, तो उस नाम की जो एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे वही एनर्जी उनकी बॉडी पूरी पर्सनालिटी पे काम करेगी, क्योंकि ये लेटर्स और नंबर का कॉम्बिनेशन है पूरा न्यूमरोलॉजी। तो नाम से फिर एक इंसान की पर्सनालिटी का पता चल सकता है? हाँ, 100%। आपके हर एक नाम के पीछे अक्षर हैं, उसके पीछे साउंड एनर्जी है, उससे कनेक्टेड 9 प्लैनेटरी सिस्टम्स भी हैं और उससे कनेक्टेड उसके कलर्स भी हैं। तो जब हमको किसी के बारे में जानना हो, जैसे भव्या आपका नाम है, तो उसको हम जब नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, आगे इसकी और सूक्ष्मतम विज्ञान है कि लेटर बी यानी चाइल्ड में 2 अंक उसको दिया गया है। तो पहले 2 साल है आपके जीवन के, यानी फ्रॉम 0 to 2 ईयर्स, आपके नंबर 2 की एनर्जी से आपके ऊपर काम करेगी। तो बी स्टैंड फॉर द ब्लड सर्कुलेशन, बी स्टैंड फॉर द इंटरनल सर्कुलेशन। तो पहले 2 साल ये बच्चा जो जन्म लिया था भव्या, उसके जीवन में 2 साल तक ये एनर्जी काम करेगी। उसके बाद आता है एच लेटर, तो आने वाले 8 साल तक, यानी 3 साल से लेकर 8 तो 11 साल 10 साल, तो 3 से लेकर 10 साल तक एच लेटर जो आ रहा है उसके ऊपर वो एनर्जीज काम करेगी। तो इस तरह से अब हम जब देखते हैं समीकरण, तो पूरा आपके नाम की एनर्जीज को एक स्पेसिफिक एज तक कौन सा एनर्जी कौन सी इवेंट रहेगी यहाँ तक हम बता सकते हैं।
क्योंकि आप यूट्यूब पे देखोगे 1 नंबर इसको डिपिक्ट करता है, 2 नंबर, ये यहीं तक नहीं है। इससे भी बहुत गूढ़ विज्ञान है ये, कि कैसे आप यहाँ मुहूर्त भी जान सकते हो। अब कई लोग बोलते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, सिर्फ नाम है, या फिर मेरे पास पूरा टाइम ऑफ बर्थ नहीं, कुंडली नहीं है, तो केवल नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ से भी हम स्पेसिफिक टाइम जोन तक जा सकते हैं। जैसे मैं अपने एक रियल एग्जांपल देता हूँ, मेरे क्लाइंट का, आई वोंट रिवील। वो एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में काम कर रहे थे, और वहाँ पे प्रोजेक्ट अगर नहीं मिलता तो उस कंसल्टेंट को, एनालिस्ट को फिर छोड़ना पड़ता है उसके परफॉर्मेंस के आधार पे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि नीरू, मेरे पास मेरा जन्म कुंडली नहीं है, तो अब मुझे एक लास्ट एग्जाम देनी है, असेसमेंट, उसमें अगर मैं पास हो गया तो आई विल बी रिटेन फॉर 1 मोर प्रोजेक्ट्स, वरना मेरे को निकाल दिया जाएगा, तो तुम क्या हेल्प कर सकते हो। मैंने उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ ली, और उसके आधार पे मैंने एक सूक्ष्मतम समय निकाला, और मैंने मतलब इस समय पे आप अगर एग्जाम दे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम थी, उसमें भी लिमिटेशन थे कि मुझे आधा घंटा दिया है, तो उस आधे घंटे में 8 से 8:30 के लिए मैंने और सूक्ष्मतम समय निकाला। मैं बोला आपको इसी समय पे लॉगिंग करना है, आधे घंटे में कभी भी। और जब उन्होंने लॉगिंग किया और मुझे बताया इस तरह से आपको करना है, और जैसे उन्होंने किया और उन्होंने सारे एग्जाम दी ऑनलाइन, जो 1 घंटे आधे घंटे तक चली थी, और वो पास भी हो गए और उनको रिटर्न भी किया। अब देखिए ये विज्ञान कितना सूक्ष्मतम है। न्यूमरोलॉजी को लोगों ने बहुत ही हल्के में लिया है कि केवल नंबर का आधार है, नहीं, नाम का भी आधार है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसकी कैटेगरी भी बहुत सारी है, अलग अलग प्रकार भी है न्यूमरोलॉजी के। लाइक ठीक है, अगर आप बताओ तो मैं उस पर भी थोड़ा प्रकार करूंगा। प्लीज। जैसे 6 मुख्य प्रकार बताए गए हैं, द कैटेगरी और द डिवीजन ऑफ द न्यूमरोलॉजी। पहला आता है चैल्डियन, तो तकरीबन आज से 5000 साल पहले, 5000 BC क्राइस्ट से पहले, एक कम्युनिटी थी चैल्डियन, वो एक्सपर्ट थे न्यूमरोलॉजी में, उनके नाम से एक पद्धति बनी, उसको बोलते हैं चैल्डियन। दूसरे आते पाइथागोरस, जो हमने बचपन में पाइथागोरस मैथ का थियरम पढ़ा था, वो एक विद्वान थे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के। तो उनका स्कूल भी था, और उनकी शर्त थी कि वो पुरातन विज्ञान को मानते थे, गुरुकुल सिस्टम समझते थे, कि 1 साल मौन रहोगे तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगा, 1 साल आप सेवा करोगे मेरे स्कूल में आके। तो वो भी एक विद्वान रहे, उनके नाम से स्कूल ऑफ थॉट बना पाइथागोरस। फिर आता है इंडियन सिस्टम भी आता है, समसार पद्धति, द दक्षिण भारत का है, इंडियन सिस्टम भी है जो फोनेटिक्स पर काम करता है, साउंड वाइब्रेशन पर। फिर एक है टिबेटन और चाइनीज पद्धति भी आती है, उन लोग के भी आते हैं। उसमें एक आजकल बहुत प्रचलित है, लोसू न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। लोसू न्यूमरोलॉजी नहीं, एक ग्रेड आती है। उसके बाद आती है, इस्लाम में भी आता है, उसमें भी बहुत, उसको कहते हैं फलनामा कहते हैं। तो ये अलग अलग, और ताइवान पद्धति, और ताइवान जापान से भी एक पद्धति मानी जाती है न्यूमरोलॉजी की, वो भी एक पद्धति है वहाँ से। तो देयर आई विल से देयर द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो कौन सी काम करेगी, डिपेंड्स है आपको कहाँ से, कौन सी पद्धति से क्या आपको आउटकम मिलता है। ब्रांड नेम्स अगर जानना है तो आई यूज न्यूमरोलॉजी, दैट इज अ चाइल्डियन पद्धति। अगर मुझे वेदर का फॉरकास्ट जानना है तो मैं इंडियन सिस्टम यूज़ करता हूँ। अगर मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है तो मैं अगेन इंडियन सिस्टम यूज़ करता हूँ। अगर मुझे कोई व्यक्तित्व के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं पाइथागोरस को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। तो आई यूज ऑल द 6 सिस्टम्स। अंडरस्टैंड। बट सबसे पॉपुलर जो यूज होती है जनरल सेंस में, वो कौन सी है? वो है चाइल्डियन एंड पाइथागोरस, क्योंकि सबसे सिंपल है, आसान है, बच्चा भी समझ सकता है, पर वो भी बहुत डिटेल है। अंडरस्टैंड, राइट। ये आपने नाम के बारे में बोला, और ये अक्षर को व्हाटएवर देख के, जैसे अभी हमारे कुंडली के हिसाब से जो अक्षर से नाम रखते हैं, हाँ जी। तो उसमें रेलेवेंस है कि क्यों रखते हैं? हाँ, उसमें भी रेलेवेंस, उसमें 2 प्रकार से नाम रखा जाता है। जब जन्म कुंडली बनती है तो उसमें 2 चीज़ आती है, एक होता है आपका कौन से राशि में और कौन से नक्षत्र में वो बच्चा जन्म लिया है। फिर उसमें देखा जाए नक्षत्र, और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन से हर चरण के एक लेटर्स दिए गए हैं। मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ कैसे हमारे पुरातन भारत में नाम रखा जाता था। तो जैसे पहला एक नक्षत्र हो गया तो अश्विनी, तो अश्विनी नक्षत्र हो गया, तो अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण हैं, उसके एक एक लेटर्स लिया जाता था, जो हमारे पास पहली चॉइस थी। अगर मान लो वो लेटर से कनेक्टेड, अक्षर से कनेक्टेड नाम नहीं मिल रहा है, तो ऋषियों ने हमें दूसरी ऑप्शन दी, वो है जोडियक साइन, जिसको हम कहते हैं राशि। चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वो आपकी जोडियक साइन बन जाती है। ठीक है, तो फिर राशि रहते हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, तुला, कर्क, जो कहती है। मेष राशि का आता है अ, ल, ई। तो अगर आपके पास वो नक्षत्र के आधार पे आप नहीं लिख सकते, और शास्त्र ये कहता है कि आपको हो सके तो फर्स्ट प्रेफरेंस नक्षत्र के आधार पर ही आपको लेना चाहिए।
तो वो ज़्यादा 90% आपके दोस्त कट जाएंगे और आप ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन आज इस पर कोई बात ही नहीं था कि नक्षत्र विज्ञान और नक्षत्र के आधार पर रखना चाहिए, ये कोई बात नहीं करता। हाँ, बिकॉज़ आजकल क्या आई थिंक यंग कपल्स काफ़ी नाम या कुंडली के अक्षर के हिसाब से तो नाम नहीं रखते मोस्टली, नहीं तो रख इज़ दैट बैड? या इट्स बैड। अब तो ये भी हो चुका है कि पेरेंट्स यहाँ तक करते हैं, आधा नाम पत्नी का, आधा नाम हस्बैंड का। अब आप समझिए, आप एक शब्द आता है अंश किसी का, तो अंश का अब मैंने कहा ये पूरा साउंड वाइब्रेशन पे है और इसके पीछे मूलभूत कारण है। अब भव्य यानी भव्य, विशालता। तो हमारे शब्दावली देखो, जो भी नाम रखा गया था उसके पीछे बहुत गहरा था। भव्य यानी भव्य, जिसके अंदर इन डेप्थ था, पूरा डेप्थ ऑब्जर्वेशन जो करता है, जो एक्सपांड करता है, उसको भव्य कहते हैं, भव्यता बोलते हैं। वहीं से भव्य आया। नीरव यानी कि जो शांत, नीरव शांति, जो ऑब्जर्व रहता है, अपने अंदर में रहता है, उसको नीरव बोलते हैं, द पिन ड्रॉप साइलेंट। तो एक एक शब्दों के बीच एक गहरा अर्थ रहता था। आज वो अर्थ चले गए क्योंकि हमने कुछ भी नाम डाल दिए। मैंने यहाँ तक देखे कि लोगों ने नफरी, नफ्रॉन, काव्य, ऐसा कुछ भी नाम डाल दिया है। अब उसके जो शब्द ही नहीं है तो उसके वाइब्रेशन नेगेटिव आएंगे, तो उस बच्चे के ऊपर, क्योंकि हम उसी नाम से बच्चे को बुलाएंगे। अब एक और आता है, आपने नाम की बात की, नेम। एक होता है पेट नेम और एक होता है रियल नेम। अब आपका नाम है राजेंद्र गुप्ता और लोग आपको बुलाए राजू। अब राजू की एनर्जी अलग है और राजेंद्र की अलग है, ठीक है। राजेंद्र जो राजा राम से आया है, राज, जो इंद्र की समान जिसकी प्रधानता रहती है और जो शासक करता, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसके अंदर ईश्वरी कृपा है, ऐसा राजेंद्र नाम पूरा है। अधिष्ठाता, अधिष्ठान जो देवता है इंद्र है, इंद्र के समान एडमिनिस्टर जो करता है, जो अपने कंट्रोल में रहता है, उसको कहते हैं इंद्र, जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। कितना सुंदर नाम है। अब वो छोड़ के लोग उसको राजू राजू बुलाएंगे तो राजू की ही एनर्जी उसके ऊपर इंक्यूबेट होगी और वही उसका आउटकम होगा। तो इसीलिए पेट नेम से नहीं बुलाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। जो नाम रखा गया अगर शास्त्रीय विधि से, तो वही नाम से उसको ज़्यादा बुलाना चाहिए। ये शास्त्र का बात है। पेट नेम तो पीछे से आ गए। पुराने में राम का नाम थ्रू आउट द जनरेशन में राम ही था, पेट नेम नहीं था। भगवान राम को राम ही बुलाया गया है, कृष्ण को कृष्ण ही बुलाया गया है। ये अलग बात है, ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कृष्ण को, और कृष्ण और कृष्णा ये दो भी अलग टर्म है। कृष्ण कहते हैं भगवान श्री परमात्मा श्री कृष्ण को, कृष्ण कहते हैं द्रौपदी को, क्योंकि वो श्याम वर्ण की थी, हल्की सी, इसलिए उसको कृष्णा कहा गया। और कृष्ण भी श्याम वर्ण है, लेकिन थोड़े बहुत गोरे भी थे, ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन था, इसलिए विष्णु को, कृष्ण को ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन में देखते हैं। तो इन नाम का बहुत बड़ा भेद होता है, साउंड वाइब्रेशन काम करती है। आई थिंक हाँ, मॉडर्न कपल्स ये, बट आई अंडरस्टैंड आप, मतलब लॉजिकली आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा समझ में आता है। बट ये लाइफ पाथ नंबर क्या है, ये मैंने सुना, एंड ऑल्सो इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बड़ा सिंपल है भव्या जी, ये अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि यूट्यूब पर भी बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए हैं। लाइफ पार्ट नंबर यानी आपको जीवन में जो आपको जो मार्गदर्शक करता है, जो पथ प्रदर्शित करता है, वो आपका नंबर है, उसको कहते हैं लाइफ पार्ट नंबर। तो आपको हेल्प करेगा कि लाइफ में आगे क्या हो सकता है। अब इसको हिंदी में कहता है भाग्यांक, ये आपको भाग्य का निर्माण करता है। ये हम कैसे देखते हैं, आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 11/11/1990, तो आपको क्या करना है, सारे अंकों को जोड़ देना है। 11 + 11 + 1 + 9 + 9 + 0। जब इसको हम जोड़ते, जो अंतिम नंबर मिलता है रिड्यूस करके, वो कहता है लाइफ पाथ नंबर, जिसको हम कहते हैं भाग्यांक। अब इसको लाइफ पाथ नंबर या भाग्यांक भी क्यों टर्म रखा गया, कि आपके भाग्य की उन्नति करने वाला नंबर है। अब इसमें भी दो चीज़ है कि ये कब काम करता है, क्योंकि यहाँ दो नंबर आते हैं, एक होता है फेट नंबर या साइकिल नंबर, यानी इनिशियल डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर आता है 11 नवंबर 1990, तो 11 हो गया, ये आपका साइकिल नंबर, जिसको हम कहते हैं मूल अंक, मूलांक। जो आपका मूल है, कॉर कॉम्पिटेंसी है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, ये आप अपने मूलांक से देख सकते हो। और आपका जो प्रोफेशनल जोन है, वो आप लाइफ पार्ट नंबर से देख सकते हो कि आप कैसे बिहेव करोगे, आपकी सोशल लाइफ कैसी रहेगी, आप कैसे बातचीत करोगे, आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा रहेगा, आप कैसे प्रकार के काम कर सकोगे, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा रंग आपके लिए अच्छा रहेगा, आप किस तरह से दोस्तों के अंदर में बिहेव करोगे, पर्सनल जोन में आप कैसे बिहेव करोगे, ये आपका लाइफ पार्ट नंबर आपको बताता है। तो जब आप लाइफ पार्ट नंबर देखते हो, अब यहाँ पर भी दो कैच है, एक है पर्सनल नंबर या जिसको हम कहते हैं मूलांक, और एक है भाग्यांक। कुछ लोग बोलेंगे नीरव जी मेरा तो मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है, बिकॉज 9 ही नंबर है, 1 से लेकर 9 तक। तो किसका असर ज़्यादा पड़ेगा, मैं बोलूँगा दोनों का असर ज़्यादा पड़ेगा।
क्योंकि मूलांक जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ये पर्सनल नंबर है, और जो भाग्यांक के लाइफ पार्ट है वो आपका प्रोफेशनल जोन है, आपका सोशल लाइफ है। तो सोशली हाउ यू विल बिहेव ये आपको लाइफ पार्ट नंबर से पता चलेगा। अब इसमें भी दो चीज आती हैं। विद्वान मानते कि 0 से लेकर 0 से लेकर 40 वर्ष तक आपका मूलांक काम करता है, और 40 के बाद आपका भाग्यांक सबसे ज्यादा तभी भी काम करेगा 40 से पहले, लेकिन 40 आते आते लाइफ पार्ट नंबर सबसे ज्यादा काम करने लगेगा। तो इसीलिए लाइफ पार्ट नंबर हम देखते हैं तो हर एक लाइफ पार्ट नंबर में 9 प्रकार के हो गए, 1 से 9 तक। तो पहला आ गया सन का, आ गया सूर्य, 1, 2 है चंद्रमा, 3 है गुरु जिसको बृहस्पति भी कहते हैं, चौथा आता है अपना राहु, पांचवा आता है बुध आता है, छठा आता है शुक्र, सातवां आता है केतु, आठवां आता है शनि, और नौवां आता है मंगल। तो अलग अलग प्लैनेट की जो एनर्जीज है ये लाइफ पार्ट नंबर में आएगी, और जैसी एनर्जी नंबर आएगी वैसे आप बिहेव करोगे। जैसे मान लीजिए किसी का लाइफ पार्ट नंबर आता है 1 या 9, वो 5 एलिमेंट से अग्नि तत्व है, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अपने आप आएगी। वो जॉब पर भी जाएगा तो अचानक से उसको कहीं ना कहीं टीम लीड में डाल दिया जाएगा 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद। अगर वो ट्रेनी भी होगा तो 2 दूसरे ट्रेनी डाल दिए जाएंगे, इंटर्न्स डाल दिए जाएंगे। कौन से नंबर से ये? 1 और 9, 1 एंड 9। 1 है सूर्य का, 9 है मंगल का। तो हमने कई बार देखा होता है कि कुछ लोग जॉब पे आते हैं, बिजनेस में आते हैं, फटाफट स्केल करते हैं, जल्दी से प्रमोशन होता है। हम सोचते हैं इसको कैसे प्रमोशन दे दिया गया, ये तो मेरे पीछे से आया था, मैं तो नंबर्स ऑफ ईयर में इससे ज़्यादा सीनियर हूँ। उसका कारण है उसके नंबर्स उसको खींच के लेके जाते हैं। उसके अंदर अपने आप लीडरशिप क्वालिटी रहती है। वो अगर अपनी हाउसिंग सोसाइटी में रहेगा उसको सेक्रेटरी बना दिया जाएगा, उसको ऑफिस ट्रेजरर बना दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्षमता है तो यूनिवर्स उसको वही फील्ड में लेके जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन साउंड की है जो लाइफ पार्ट नंबर में रिफ्लेक्ट होती है, और आप वैसे ही बिहेव करोगे वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। अंडरस्टैंड। एंड तो ये लोग फिर नाम चेंज करते हैं अपना, हाँ जी, तो वो किस रीजन उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? 100% इम्पैक्ट पड़ता है। पहली बात ये बता दो, नाम आपका कैसे पड़ता है या क्यों पढ़ा जाता है लाइफ अपने जीवन में। इसे नाम आपका रखा जाता है नोइंगली अननोइंगली आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। यहाँ पर भी आपका, मान लीजिए आपके माता पिता को ज्योतिषी का नॉलेज नहीं था या कोई ज्योतिषी नहीं मिला। अब कई लोग को जब पता चलता है नाम में कुछ मिस्टेक है तो वो अपने माता पिता पे काफ़ी नाराज होते हैं कि आपने किसी ज्योतिषी को बताया क्यों नहीं जब मैं जन्म लिया था। उनकी मिस्टेक नहीं थी, आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके आधार पर आपको घर मिला, आपको माता पिता मिले, और आपका नाम वही असाइन किया गया। और अब मैं बात करता हूँ कि नाम का इम्पैक्ट होता है, 100% होता है, क्योंकि जो नाम की एनर्जी रहेगी वो आपके ऊपर काम करेगी। अब आप बोलोगे मेरा अगर नाम में नेगेटिविटी है या कुछ इम्पैक्ट नहीं है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है, तो क्या नाम में अल्टरेशन करने से क्या उसका फर्क पड़ेगा? 100% फर्क पड़ता है। पर यहाँ पर भी एक सीक्रेट है। सीक्रेट ये है कि जो भी नया नाम लेटर्स वोवेल्स अंदर दिए जाते हैं, उस नए नाम के साथ में आपको तुरंत अपने आप को अपडेट नहीं करना है केवाईसी पे। क्योंकि हम देखते कई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि आपके नाम में डबल बी लगा दीजिए भाविया जी, डबल ए लगा दीजिए, केवाईसी चेंज कर दीजिए, 24 बार लिख लीजिएगा पेपर पर और आपका काम हो गया। ये काम नहीं करेगा, क्योंकि नाम की एनर्जी तभी काम करती है जब आपको मिनिमम 1 लाख बार या 1 से 3 लाख बार, आपको मैं कहूँगा 4 से 5 लाख बार आपको लिखना पड़ेगा, या मिनिमम मैक्सिमम 40,000 टाइम, 50,000 टाइम आपको पेपर पे लिखना पड़ेगा उस नाम की एनर्जी को, तब वो रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा। तब तक वो काम नहीं करती। यही कारण है लोगों को लगता है न्यूमरोलॉजी काम क्यों नहीं कर रही है। नेम को मैंने चेंज किया, नेम में डबल ए डाल दिया, फिर भी काम क्यों नहीं कर रहा है। आपको 50,000 बार बैर मिनिमम 1 लाख बार लिखना पड़ेगा पेपर पे। तो मैं अपने क्लाइंट पे नेम चेंज की जब मैं एक्सरसाइज देता हूँ, मैं उनको केवाईसी चेंज नहीं करवाता। हमको पता है कि केवाईसी में कितने सारे हेजल्स आते हैं इंडिया में। तो पहले तो उस नाम की एक्टिवेट करो एनर्जीज को। ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको फ़ोन दिया ब्रांड न्यू, अब मेरे फ्रेंड है, मैं आपको फ़ोन दे रहा हूँ, लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं दे रहा हूँ, उसमें चार्जर नहीं दे रहा हूँ, या मैं सिम कार्ड ही नहीं दे रहा हूँ, चार्जर भी नहीं दे रहा हूँ। आपका वो फ़ोन काम करेगा? उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो नाम को भी जब चार्ज किया जाता है तब भी वो काम करता है, और उसी नाम से आपको बुलाना चाहिए। आपको नाम दे दिया गया भाविया, लेकिन आपको लोग भाऊ भाऊ बुला रहे हैं, तो नाम की एनर्जी काम नहीं करेगी। इस तरह से ये एनर्जीज काम करती है। तो बट देन लोग जो फिर नाम चेंज करते हैं, तो इसके लिए वो अपने पासपोर्ट और आधार और वो सब चीज में नाम चेंज नहीं करते हैं, बट जनरली कॉन्वर्सेशन में बाहर कहाँ जाते हैं तो उसमें नाम
चेंज करना शुरू करते हैं सो दैट के हाँ उसका थोड़ा एनर्जी या प्रभावित हो। प्रभावित हो। हाँ, वो इसीलिए किया जाता है कि धीरे 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 वो एक सिग्नल दिया जाता है यूनिवर्स को कि अपनी इस एनर्जी के अंदर मैं एंट्री मार रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, मैं प्रेफर नहीं करता केवाईसी चेंज करने के लिए। मैं उनको बोले 50,000 से 1 लाख बार आपको लिखना पड़ेगा। अब ये सुन के लोग घबरा जाते हैं कि सर वो XYZ तो बोले थे, आप सिर्फ 20 बार लिख दो, 50 बार लिख दो, वो काम नहीं करेगी। 1 लाख आपको लिखना ही पड़ेगा। और उसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? मेरा जो फॉर्मूला है 42 टाइम्स, 42 टाइम्स डेली आपको लिखना है। या और स्प्लिट कर दीजिए, 21 बार सुबह लिखिए, 21 बार शाम को लिखिए ऑफिस से आने के बाद। और इस तरह से आपको मिनिमम 3 साल आप जब लिखोगे तो ये आपका 40,000 बार आपका बन जाएगा। और 40,000 बार 3 साल बाद उसकी आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। बट ये नेम चेंज करने से मतलब लोगों का जेन्युइनली ऐसा फेट भी चेंज होता है? होता है कोई उसके बाद एग्जाम्पल? होता। जैसे ब्रांड नेम पे हम बात करते हैं, ओके। बहुत सारी कंपनी ब्रांडिंग पे क्यों इतने काम करती है कि ब्रांड नेम, जैसे ब्लिंकिट को ले लीजिए, एक बड़ा ब्रांड है, पहले ग्रोफर था, ठीक है, तो उसके बाद ग्रोफर, अब ये शब्द भी चेंज हो रहा है, उसकी वॉइस टोनेशन भी चेंज हो रही है, उसके नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं, और ब्रांड नेम ब्लिंकिट का भी अलग है। मैं ये नहीं बोलता कि उन्होंने चेंज किया होगा न्यूमरोलॉजी के आधार पर, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल हाउ द ब्रांड विच वाज लीड बाय सम दिल्ली एंटरप्रेन्योर, फॉरगॉट द नेम। तो कैसे वहां से ग्रो करके एक टाइम पर स्टेबिलिटी प्रेगनेंसी आ गई थी, फिर उसका ब्रांड नेम चेंज किया, मुझे नहीं पता, लोगो चेंज किया किसी कारण से, और उसके बाद वो ब्लिंकिट के नाम से ज़्यादा फेमस हो गया। क्योंकि जब ब्रांड नेम यानी उसकी साउंड एनर्जी जब आती है तो साउंड एनर्जी ज़्यादा काम करती है। आप कई ऐसे ब्रांड देख सकते हो, और मैं ब्रांड में ये भी नहीं बोलूँगा ब्लिंकिट में के में डबल के डाल दो, या आप जियो में डबल आई डाल दो, वो नहीं, मैं पूरी साउंड एनर्जी की बात कर रहा हूँ। जब आप ब्रांड में पर्सनल नेम में चेंज करते हो तो, और उस नाम से बुलाना भी चाहिए। मैंने आपको बताया, पहले तो आप लिखित में रहता है, और ब्रांड में भी आप काम करोगे, मतलब जो ब्रांड नेम आप देते हो तो उस ब्रांड को, अब जैसे एक आता है, जब हम ब्रांड नेम देते हैं तो 2 प्रकार के ब्रांड नेम्स आ जाते हैं। एक होता है कि भव्या सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और लेकिन ज़्यादातर क्या कहा जाएगा? भव्या। हेलो इट्स भव्या एंड टीम, या पूरा फोन पे कस्टमर केयर नहीं बोलेगा भव्या सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आइदर ही विल से भव्या और भव्या सॉल्यूशन। तो जिस नाम को मैक्सिमम टाइम उच्चारित किया जाएगा वही ब्रांड एनर्जी आपके ऊपर लागू होगी, या उस साउंड एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी। ओके, इंटरेस्टिंग। मेरे नाम से आपको क्या लगता है? अभी मैं इंस्टेंटली बोलूँ, जैसे बी का 2 के आगे 2 8, मैं चैलेंज से कैलकुलेट कर रहा हूँ। बी की 2 की लेटर्स आ गया, 8 से 8 आ गया, ए सिंगल है इसमें अंदर, यस, BHAVY। BHAVY, ठीक है, तो ए। फिर AVY, हाँ, VYA। VYA, ओके। तो बी का 2, एच का 8, 10, 11, और 6, 17, 18, 19 की एनर्जी आ गई टोटल। अगर आपकी नाम की मैं कैलकुलेशन करूं तो ये चैलेंज सिस्टम है। तो इसके आधार पे 19 नंबर आएंगे, तो 19 नंबर इज अगेन लीडरशिप नंबर। जैसे मैंने कहा 1 और 9 दोनों ही फायर एलिमेंट्स है, तो ये आपको एक एंथुसियाज्म देता है, एक फायरी एलिमेंट देता है। आपको कभी काम करने के लिए आपको थकावट नहीं देता, आप निरंतर काम करने के लिए आदी हो जाते हो। जो फील के एम्बिशियस मैं काम करूं, हमेशा आगे ग्रो करूं, एक छोटी सोच पे इंसान नहीं जाता, और वो चाहता है कि मैं अकेले काम नहीं करूँ, मेरे साथ में बड़ी टीम होनी चाहिए, टर्नओवर बड़ा होना चाहिए। तो उसका जो पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉडर हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और वो चाहता है कि मैं भी जितना करूँ मेरे साथ में मेरी टीम भी उतनी ही ग्रो करे। तो ये सबको साथ में लेकर चलता है, बिकॉज सूर्य की भी एनर्जी है और मंगल की भी एनर्जी, नंबर 9। और यहाँ पर ये भी होता है कि तो फायर एलिमेंट्स आने के कारण क्रोध की मात्रा भी बढ़ सकती है, थोड़ा गुस्सा भी आता है, थोड़ा, पर वो गुस्सा कैसा रहता है? किंग की तरह, इट लाइक अ किंग मेकर। ये दूसरों को गाइड अच्छा कर पाते हैं कि ये जब खुद के लिए काम करेंगे तो शायद इतना काम ना करे, लेकिन किसी और को आपने मेंटरिंग की, वो जल्दी ग्रो करेगा। बिकॉज इसकी कोर स्किल क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटरिंग करना, गाइडेंस करना, सबको साथ में लेके चलना, स्किलिंग करना, स्ट्रेटेजाइज करना। तो पीपल आर बॉर्न ऑन 19 और हैविंग द नेम एनर्जी ऑफ 19, ये लोग क्या करते हैं ना, जॉब ज़्यादा कर नहीं पाते, बिकॉज फायर एलिमेंट्स है। क्योंकि 19 आ गया तो ये लोग को ईगो भी रहता है, और ये लोग की थॉट प्रोसेस लोगों से अलग रहती है, मेंटरिंग स्ट्रांगली कर पाते हैं, टीम लीड बड़े लेवल पे करते हैं। तो ये नहीं चाहते कि कोई मेरे ऊपर होके हावी हो जाए, तो ये ज़्यादा जॉब कर नहीं पाते, या किसी का कहीं ना कहीं पे इनको लगता है कि मैं ही गाइडेंस करूँ और मैं लीड करूँ। दे टेक द मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा भी कर पाते हैं। एंथुसियाज्म बहुत हाई रहता है फायर एलिमेंट्स आने के कारण, पर थकान भी लिखते, लेकिन चेहरे पे कभी दिखाते नहीं कि थकान लगी भी है।
तो इस तरह की एक एक लेटर्स के बारे में भी और डिटेल में जा सकते हैं। जैसे बी लेटर हो गया, पहले 2 साल कैसे रहेंगे भव्या जी के, फिर आता 8, तो 2 साल से लेकर 10 साल। एच की एनर्जी तो उसके 8 का अंक दिया गया है, तो एच स्टैंड फॉर द स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअल लेवल पे इंसान फिर धीरे धीरे वहाँ ग्रो करेगा या धर्म से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। फिर लेटर ए आता है, फिर फैमिली ओरिएंटेशन उसका बढ़ जाएगा। तो आने वाला 1 साल फिर वो फैमिली ओरिएंटेशन रहेगा, फैमिली पे ध्यान दिया जाएगा कि फैमिली को केयर टेकिंग किया जाएगा, अपने बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा, वाइफ पर, मम्मी पापा पे ध्यान दिया जाएगा। जब वो 1 साल कंप्लीट हो जाता है, अगला लेटर आता है वी। तो वी लेटर को असाइन किया गया है शुक्र, वीनस। वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लग्जरी। तो वहाँ पे फिर ध्यान जाते का मुझे थोड़ा एक्सपांड करना है, मुझे अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, मेरे मेरे परिवार के लिए, मेरी कंपनीज के लिए। ये ब्रांड नेम अच्छा नहीं है, मुझे लगता है ब्रांड नेम में चेंज होना चाहिए, लोगो चेंज होना चाहिए, नए प्रोडक्ट्स आने चाहिए, थोड़ा अलग सोचना चाहिए। मुझे लगता है मेरा वार्डरोब बहुत पुराना। तो वीनस की पूरी एनर्जी आने लगती है। फिर गाइडेंस, क्योंकि वीनस भी शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, तो अगेन उसके अंदर में आएगा कि मैं लाइफस्टाइल तो अच्छी करूँ, दूसरों को भी हेल्प करूँ वहाँ पर। तो 6 नंबर आ गया। फिर वाई आ गया, तो वाई ऑल्सो स्टैंड फॉर द गिविंग बैक एंड ऑल्सो गिविंग बैक टू द सोसाइटी। वाई तो वो लेटर जाते हैं नीचे और लूप बन के ऊपर आता है। तो यहाँ पर उसको मन होता है कि मैं जितना भी कमा रहा हूँ अब मैं लोगों को हेल्प करूँ, लाइक अ CSR, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास में इंटर्न है उनको मैं फ्री में हेल्प करूँ, या किसी तरह से अपनी टीम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, आई विल क्रिएट अ लीडर्स। तो इस तरह से आने वाला 1 साल वहाँ जाता है। फिर वापस ए आ जाता है, तो ए स्टैंड फॉर द फैमिली। फिर वो उसका पूरा ध्यान फैमिली पे चले जाता है, फैमिली से ज़्यादा वो ध्यान देने लगता है, प्रोफेशनली भी उतना ही एफिशिएंट है, लेकिन फैमिली की तरफ ध्यान उसका ज़्यादा आकर्षित होने लगता है। तो ये पूरी एक साइकिल रहती है नेम एनर्जीज की, जो चलती रहती है। इंटरेस्टिंग। 1 और 9 जो आप कह रहे हैं, सो आर देयर एनी लकी या अनलकी नंबर्स? यहाँ पर भी 2 चीज़ हैं भव्या जी, क्योंकि यहाँ पर मैं एक सर्वे के बारे में बताना चाहूँगा। एक विद्वान ने कहा था, वो माइंड पावर पे काम कर रहे थे, कि लकी अनलकी ये कर्म के आधार पे उन्होंने वो थियरी रखी थी कि लकी अनलकी है कि नहीं। तो उन्होंने ये देखा कि इश्तेहार दिया था लोगों को कि जो लोग अपने आप को लकी मानते हैं वो मेरे पास आ जाए, और जो लोग अपने आप को अनलकी मानते हैं वो मेरे पास आ जाए। ये माइंड पावर का और माइंडसेट की बात है। और बाद में उन्होंने दोनों ही ग्रुप ऑफ सेट को बुला के अपने पास रखा, कुछ दिनों के लिए एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग, और उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले कि लकी लोग ये सारी ट्रेट करते हैं, अनलकी लोग ये सारे ट्रेट को फॉलो करते हैं। जैसे लकी लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अनलकी लोग लेट ही उठेंगे। अब मैं ये नहीं बोला तो लकी अनलकी मतलब नंबर्स में नहीं होता है, वो होती है वाइब्रेशन। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी साइंस वाइब्रेशन पर ही काम करती है। तो आप ऑटोमेटिकली उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी वाइब्रेशन को मैच होगी। जैसे 1 नंबर हो गया, वो है सूर्य का, तो 1 किसके साथ जमेगी? 9 के साथ जमेगी, 8 के साथ भी जमेगी, क्योंकि 8 को न्यायाधीश माना गया है शनि को, तो न्याय तो चाहिए किंग के साथ। 9 भी चाहिए, मंगल है सेनापति, तो ही विल अट्रैक्ट मोर ऑफ द 8 एंड 9 की एनर्जी। उसके साथ उसकी एक एनर्जी का सिंक्रोनाइजेशन ज़्यादा होगा। वही वो इमोशनल नंबर्स के साथ में वो इतना कनेक्ट नहीं होगा, तो उसके लिए वो ऑटोमेटिकली वो अनलकी गिनेगा, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट से 2 हो गया, 6 हो गया, ये सब लोग हैं, ठीक है। तो वहाँ उसके साथ नहीं गया, तो इसीलिए लोग बोलते हैं लकी है या अनलकी है। एक्चुअली इट इज द वाइब्रेशन विच इज अट्रैक्टिंग यू, वो आपको अट्रैक्ट करेगा। पर ये भी इसलिए माना जाता है कि आपको किसी स्पेसिफिक लोगों के साथ क्यों आपको अच्छा लगता है, या वो आपके टीम में क्यों रहता है, कि आपके नेम की एनर्जी उसको अट्रैक्ट किया है डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ की भी, ठीक है। जैसा आपका 19 है, तो आप इमोशनल लोगों के साथ कनेक्ट रहोगे, लेकिन ज़्यादा आप रहोगे तो बोर हो जाओगे, बिकॉज यू आर हैविंग द फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग। आपको चाहिए इंसान सॉल्यूशन बेस होना चाहिए, आपको चाहिए कि रेमेडीज निकाले, एक्सक्यूजेज ना दे, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। आपको ऐसे लोग अच्छा लगेंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ना कि उससे दूर भागे। तो यू विल अट्रैक्ट सच टाइप ऑफ पीपल एंड यू विल लाइक सच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, बिकॉज तो वो लोग आपके लिए ऑटोमेटिकली अनलकी हो गए जो ये कैटेगरी में नहीं आते। बट जनरली आप जब भी आपकी टीम बिल्ड करते हैं, हाँ। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर, तो वो फिर बन ये आधार पे तो डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना, तो फिर कैसे क्वालिटी के हिसाब से कैसे फिगर आउट करें? अब यहाँ पर भी बताऊँ, वाइब्रेशन काम करते हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए। एक कहावत है कि आप खुद अपनी टीम चूज करते हो, योर टीम इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन थॉट प्रोसेस। आपकी विचारधारा ही उसी लोगों को कनेक्ट करके लेके आए आपके साथ में। अगेन वो कार्मिक स्ट्रक्चर काम करता है। आपकी जिसके साथ कर्म बंधे हुए थे पूर्व जन्म के भी, वो किसी न किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा। चाहे आपका सबॉर्डिनेट बन के आएगा, तो आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करोगे जिसके साथ आपके कार्मिक स्ट्रक्चर बंधे हुए हैं।
हम किसी एक जगह पे लाइफ लॉन्ग काम कर नहीं पाते एक कंपनी में, एक प्रोजेक्ट पर। क्यों? क्योंकि जब तक कार्मिक बंधन बंधे हुए हैं वहाँ पे आप काम करोगे, उसके बाद अब एक एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रैक्टिकल लेवल पे हम बात करते हैं कि वो अपने पैरामीटर्स रखते हैं। पहले एचआर को बोलेगा स्क्रीनिंग करने के लिए, जब फाइनल राउंड के लिए आएगा, जो 6 कैंडिडेट में 2 अच्छे लगे तो भेजेगा अपने सीईओ के पास, और वो अपने हिसाब से स्कैन करेगा। अगेन वो कैसे स्कैन करेगा? उसके विचारधारा पे। उसको कैसे चाहिए? सेल्समैन तो चाहिए, लेकिन सेल्समैन कैसा चाहिए? सीईओ सोचेगा जो अकाउंटेबिलिटी लेगा, जो टीम लीड कर सकेगा, जो स्मार्टली काम करेगा, जो अच्छे से ग्रूम होगा, जो कम्युनिकेशन अच्छा काम करेगा, और वो खुद जैसा होगा वो वही क्वालिटी अंदर उसी में देखेगा। एचआर ने तो एचआर अपने हिसाब से देखेगा कि ये क्या जेडी क्या दिखाया गया है, वो जेडी के आधार पे वो रखेगा, और जो बॉसिस ने बोला है और जो उसको अच्छे अच्छे एमएनसी में से मिले, सीवी naukri.com से या जहाँ थर्ड पार्टी से भी वहां से लेके, लेकिन अल्टीमेटली सीवी में वही क्वालिटी देखी जाएगी जो इंसान के अंदर है। फिर बाद में लॉन्ग टर्म में सोचेगा ये इंसान ऐसे क्यों था, वो आपने ही चूज किया कि आपकी एनर्जी जैसी थी, तो आप देखोगे आपकी टीम के अंदर वही सारी क्वालिटीज होगी, सूक्ष्मतम रूप से, बहुत माइन्यूटली, वो आपको नजर नहीं आएगी। चाहे वो मैनिपुलेशन हो, चाहे वो स्मार्टनेस हो, चाहे वो हार्ड वर्किंग हो, कोई भी क्वालिटी हो, वो अंदर तो जरूर रहेगी। अंडरस्टैंड। ये आजकल के डे में, जैसे आपने पहले थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात किया था, हाँ, तो सिंपल चेंजेस आप अपने लाइफ में क्या ला सकते हैं टू अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव एनर्जी? पॉजिटिव एनर्जीज के लिए मैं 6 चीज़ों के लिए, या मुख्य रूप से 3 चीज़ों के लिए मैं बात करता हूँ। वन इज द डाइट। आपका डाइट बहुत अच्छा होना, आप जैसे खाते हो आपकी विचारधारा वैसे ही बन जाती है। एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए जब न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर किसी के घर जाते हैं, जो मेरा भी पर्सनल एक अनुभव रहा, मैं वहाँ पर उसका अन्न या जल ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वहाँ की एनर्जी भी आती है। तो फर्स्ट इज द एनर्जीज, तो वो उस पर आपको आपका डाइट अच्छा होना चाहिए तो अट्रैक्ट द गुड एनर्जी। सेकेंडली, आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो टेक द ऑल द कॉस्मिक एनर्जी, बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन कॉस्मिक एनर्जी। तो कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई रहती है अर्ली मॉर्निंग, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तीसरी होती है मेडिटेशन पावर। आप जितनी, मान लो आपकी कुंडली कितनी भी नेगेटिव है, आपके अंदर पॉजिटिव कोई ट्रेट नहीं है, या नेगेटिव ही कुंडली दिखाई दे, तो क्या आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकोगे? मैंने ऐसी भी कुंडलियां देखी जो वर्स्ट से वर्स्ट है, ऐसे भी देखी, उसके बावजूद भी वो इंसान ने एंटरप्रेन्योरशिप के एक अच्छे लेवल पे टच किया है। तो हम तो यही कहेंगे, तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी गलत है? गलत नहीं था, वो सही है। जब आपकी नेगेटिविटी आए, ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा आएंगे, उसके बावजूद भी आप बाउंस बैक करते हो पॉजिटिविटी के साथ में, तो जो कॉस्मिक एनर्जी है और जो ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स हैं, वो आपके अंदर में पॉजिटिविटी लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो देख रहा है, वो भी एक एनर्जी सेंटर, उसको मैं साइंस में कहूँगा एनर्जी सेंटर, सेंटर कहूँगा उसको, केंद्र। पर इसलिए आपको चाहिए मेडिटेशन कीजिए, आपको चाहिए कि आप लोगों को हेल्प कीजिए, आपको चाहिए कि आप मैक्सिमम नॉलेज गेन कीजिए, आपको चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग में जितने मेडिटेट करोगे आपके सारे चक्र अलाइनमेंट में आएंगे, क्योंकि एक एक चक्र के अंदर में एक एक प्लानिटरी सिस्टम भी बताए गए हैं। आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। बस ये 3 चीज़ों पे, और जितना ज़्यादा आप ग्रंथों का अध्ययन करोगे, यानी नॉलेज लोगे, आइदर टू द ऑडियो वीडियो वर्चुअल और इन टू द फॉर्म ऑफ बुक्स, तो उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी लेवल चेंज होने लगती है। इस पर ये 3 चीज़ों पे मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, डाइट के ऊपर में, आपकी मेडिटेशन के ऊपर में, और आपका व्यवहार बढ़ेगा बढ़ेगा आपके बातों से, शब्दों से। तो उसके लिए चाहिए कि आप अच्छा खाना खाओ और अच्छी संगत में रहो, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ में रहते हो उसकी संगत का असर आपके ऊपर 100% पड़ता है। जैसे एक आपको बता देता हूँ कि वी हैव बीन नोन बाय द पीपल वी लिव अराउंड। 5 लोग आपके साथ में जो रहेंगे, वही हिसाब से आपकी पूरी जीवन आपकी बन जाएगी। जैसे भाव्या जी हैं, मैं हैं, राजेश जी हैं, हमारे थर्ड फ्रेंड्स हैं, और इसमें चौथा कोई मिस्टर नवीन आ जाता है। तो मान लीजिए आपकी 20 लाख की सैलरी है, मेरी 15 लाख की है, हम सब जॉब वाले हैं, और जो राजेश है उसकी भी 25 लाख की सैलरी है। अब जो चौथा इंसान आया नवीन, उसकी सिर्फ 6 लाख की सैलरी है, हमारे ग्रुप में आया। अब वो जैसे आएगा तो इन लोग की थॉट प्रोसेस होगी, लाइफ में आगे बढ़ना है, एम्बिशियस होना है, ये करना है, वो करना है, हम लोग ऐसे ही सोचेंगे। जबकि जो जॉब वाला है वो अलग सोचेगा सर्वाइवल मोड पे, पर वो जो चौथा इंसान आ गया ना, वो आगे जाके चेंज हो जाएगा। और उसकी सैलरी क्या होगी? कहते हैं इसकी 15 लाख, आपकी 20 लाख, मेरी 25 लाख, और इसकी 6 लाख। इस सबको ऐड कर दीजिए और डिवाइड कीजिए, जो एवरेज आएगा आने वाले 6 महीने से 1 साल में नवीन की भी सैलरी वही हो जाएगी।
क्योंकि इन 3 लोगों का जो असर पड़ा है संगत का, उसके ऊपर जाएगा ही, एंड ही विल अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली अ जॉब हैविंग द 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख संगत का असर। तो आप किन लोगों के साथ में रहते हो, आपका व्यक्तित्व वैसे बन जाता है। बट आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी, लाइक से फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि आप कहाँ जाते हो तो आपको पॉजिटिविटी फील होती है, नेगेटिविटी फील होती है, तो वो एनर्जी तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो देन हाउ? आपको अपने अंदर, मैंने कहा मेडिटेशन करना है अलोंग विद द डाइट। तो जितने आप मेडिटेट करते हो, ठीक है, उतने आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। वो आपका जीपीएस है, वो आपको गाइड करेगा, वो आपका गूगल मैप है, वो आपको गाइड करेगा। जैसे एक लक्षण आता है, निमित्त विज्ञान कहते हैं। निमित्त विज्ञान, निमित्त विज्ञान में 8 प्रकार के अंग माने गए हैं। निमित्त, निमित्त मतलब कि अब मैं घर से बाहर निकला, अब मुझे पहला क्या सुनाई दिया? मंदिर की घंटी की आवाज़, कोई कुत्ता भौंक रहा है, किसी के झगड़े हो रहे। तो दिस इज वन ऑफ द क्लू, द ट्रेड फ्रॉम द यूनिवर्स कि आज ऐसा ऐसा होने वाला है, मीटिंग जाना है नहीं जाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। फिर मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी पंक्चर हो गई, अनदर सेकंड द साइन गिवन बाय द यूनिवर्स। तो ये निमित्त विज्ञान भी आपको होती है, हमारे अंदर है ही, हर इंसान में। लेकिन हम इतने ज़्यादा सोशल मीडियाज और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आ गए कि हम इंटरनल जो साइन मिल रही है, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन, हमारी खुद की अंदर की चेतना, वो हम समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए हमको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहे। और ये सारी साइंस को हम भूल चुके हैं कहीं न कहीं पे, और इसलिए हमको साइन पहले से मिलता है। हर इंसान के पास ये एनर्जी रहती है। ऐसा नहीं हो कि किस भव्या को मिली या नीरव को मिले, सबको मिली रहती है, लेकिन हम उसको पहचान ही नहीं पाते। अब जैसे एक होता है शकुन एंड अपशकुन, ये निमित्त विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आपको साइन मिलती है कि आज की मीटिंग मत करो या करो, या सक्सेस होगी कि नहीं होगी, ये निमित्त विज्ञान से आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे द राइट साइड, जो दाहिना भाग है पुरुष का, अगर वहाँ पे कोई फीचर्स आते हैं, पैल्पिटेशन होता है, कभी यहाँ पैल्पिटेशन होता है, कभी हाथों पे होता है, हमने देखा है, तो ये साइन है पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी का। वो आंख फड़कना, हाँ, आंख फड़कना, कोई अंग फड़कना। तो पुरुष के लिए दाहिना भाग में कहीं पर भी कोई भाग फड़कता है तो वो पॉजिटिविटी है। वहीं अगर उसके लेफ्ट साइड में कोई अंग फड़कना रहता है तो वो नेगेटिविटी आती है। द ऑपोजिट अप्लाई फॉर द फीमेल्स। फीमेल के लेफ्ट साइड के भाग में कहीं पर भी कोई अंग फड़कता रहता है तो वो पॉजिटिविटी का है। अगर उसके राइट साइड का कोई भी अंग फड़कता है तो वो एक नेगेटिविटी का सूचक है। तो ये हमारे अंदर ही सारी एनर्जी साइंस है जो हमें सिग्नल देती रहती है, लेकिन आज हम भूल चुके हैं हमारी पुरातन विद्याओं को। इसलिए हमको लगता है, और हम आधार ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष के ऊपर हो चुका है, या ऐसे लोगों पर जो हमको मिसगाइड करते कभी ना कहीं। तो ये न्यूमरोलॉजी और ये करियर पाथ और ग्रोथ, वो सब भी इंटरलिंक्ड होते हैं, या उससे भी पता कर सकते हैं? हाँ जी, पता कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी, और आपका नाम जो आपको असाइन किया गया है जन्म के समय पे, इन दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमको उसके एक आउटकम मिलते हैं कि इनके लिए कौन सा पॉसिबल करियर ऑप्शन हो सकता है। जैसे सिर्फ नंबर से हम यही नहीं बोल सकते कि आप नंबर 11 हो, 2 अगस्त हो तो आपके लिए यही करियर है, नहीं, वो एक जनरल है। लेकिन जब हमको करियर चाहिए, क्योंकि करियर के लिए जो हम चूज करते हैं 4 पैरामीटर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड इंट्यूटिव जोन, ये 4 जोन माने गए हैं। तो फिजिकल, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 2 मेजर ट्रेट्स या जोन देखे जाते हैं, फिजिकल एंड मेंटल। जब आपका फिजिकल और मेंटल जोन अब जितना स्ट्रांग होगा तो आप प्रैक्टिकल बन जाओगे। बिकॉज एंटरप्रेन्योर जब कोई स्टार्टअप करते हैं अपने बिजनेस को, वो प्रैक्टिकली सोचता है, वो यही नहीं सोचता कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है चलो हम भी लॉन्च करते हैं। वो पूरा प्रैक्टिकली देखेगा, रिसर्च करेगा, पूरा सर्वे करेगा। ही इज वर्किंग ऑन अ प्रैक्टिकल जोन। इसीलिए जो फिजिकल और मेंटल जोन जिसका स्ट्रांग होगा वो न्यूमरोलॉजी में हम देखते हैं, तो ही इज अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। जो लोग मेंटल और इमोशनल जोन पे अच्छे रहते हैं, दे आर अ वेरी गुड हीलर्स। वो बहुत अच्छी हीलिंग कर पाते हैं। दे आर वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, दे कैन बिकम अ वेरी गुड काउंसलर ऑल्सो। जिसका फिजिकल और इंट्यूटिव जोन अच्छा रहता है, वो अच्छे से जॉब भी कर पाते हैं, अच्छे से बिजनेस भी कर पाते हैं, वो कॉम्बिनेशन में अच्छा कर पाते हैं। जो लोग इमोशनल और फिजिकल लेवल पे भी काम कर पाते हैं, वो 2 तरह के जॉब को, 2 तरह के व्यक्तित्व को लेकर चलते हैं। उनके अंदर ड्यूअल क्वालिटीज रहती हैं। तो इस तरह से, और जो लोग मेंटल और इमोशनल को लेकर चलते हैं, वो मीडियाज में भी अच्छा काम करते हैं, वो क्रिएटिव हेड्स बन सकते हैं। ये आपको मैंने ऊपर ऊपर से बताया है कि उसके लिए पूरा नाम लिखा जाता है, एक एक लेटर की एनर्जी चेक की जाती है, उसके नंबर चेक किए जाते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ उसके साथ उसका सिंक्रोनाइज किया जाता है, और फिर देखा जाता है कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा उसके अंदर काम कर रही है। उसके आधार पर पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है और उसके साथ काउंसलिंग की जाती है कि आपके लिए
कौन सा अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। तो न्यूमरोलॉजी भी आपको बहुत हेल्प करती है करियर पाथ को चूज करने में। तो किसी ने अगर ऑलरेडी एक करियर पाथ चूज किया है एंड फिर उसके बाद में अगर वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, आपके पास आते हैं और आप उन्हें सजेस्ट करते हो कि ये लाइन आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको किसी और लाइन में एक्चुअली जाना चाहिए, तो ऐसे कोई एग्जांपल्स भी है जिन्होंने एक्चुअली ऐसा किया है एंड बिकॉज देन वो पूरा करियर शिफ्ट हो गया एंड पीपल बिल्ड देयर करियर्स। हाँ, ऐसे जीवन में कई बार हुआ है जहाँ लोगों ने मेरी बात मानी और उन्होंने शिफ्ट कर दिया। जैसे मेरे पास रिसेंटली केस आया था मेरे फ्रेंड का ही, जो क्रिकेट में ही जाना चाहते थे और मेरे हिसाब से जो एनालिसिस थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में और बहुत अच्छा काम कर सकते थे। तो वो मान नहीं रहे थे और उनके फादर को और उनके सन को, बड़े बेटे को, जो मेरे फ्रेंड है, उन्होंने कहा आप कंसल्ट करो और आप बताओ कि आपके लिए क्या है। तो मैंने देखा कि वो ट्रेड्स नहीं है उसके अंदर में क्रिकेटर के। मैंने उनको समझाया अगर आप ये फील्ड में काम करोगे तो डेफिनेटली यू विल ग्रो। तो आप एक बार मेरे कहने पे 1 साल यहाँ पर दे दो, फिर आप देखिए आपके अंदर ग्रोथ आती है कि नहीं आती। नहीं आती तो यू हैव द चॉइस। अगर आपको लगे कि आप बहुत साल से ट्राई करो रणजी के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, आप नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरी बात मानिए 1 साल मेरे कहने पे इस पर चले नहीं चल सकते तो यू हैव द चॉइस। उन्होंने उस तरह से वहाँ पे ट्राई किया और धीरे 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 सक्सेस मिलने लगी। तो आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सही बताती है। मैंने कहा ये ज्योतिष का विद्या मतलब एक ईश्वरी विद्या है जो आपको पथ प्रदर्शित करेगी कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। अब आपकी बात भी सही, कुछ लोग 30 या 40 में आते ना, मिड ऑफ द करियर, जहाँ उनको लगता है कि मैंने इतने साल डाले लेकिन रिलेवेंस अब लग नहीं रही है, मुझे लगता है मेरा जो पैशन था मुझे उसको फॉलो। ऐसे भी केसेस आते हैं कि मेरा एक्चुअली पैशन ये था लेकिन फैमिली प्रेशर या जो मुझे नहीं मिला तो मैंने करियर ऑप्शन ये चूज किया और मैं डिफॉल्टली ये काम कर रहा हूँ, पर मुझे करना है यहाँ पर, तो क्या मेरे लिए सही है। तो वहाँ पर भी न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है कि आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और इंट्यूटिव ट्रेट्स क्या हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है और कौन सा जोन या कौन सा करियर पाथ आपके लिए बेस्ट रहेगा। लुकिंग इनटू करंट ट्रेट्स, क्योंकि अभी जो काम कर रहे हैं आप, जो इंसान मेरे पास आए उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, चाहे वो सेल्स में हो, अगर वो सेल्स में, मार्केटिंग में है या वो एचआर में है और अब भी वो आईटी में जाना चाह रहे हैं जो उसकी लाइकिंग थी, तो क्या वो ऑपरेशन और एचआर की चीज उसको कनेक्ट कर सकती है, कैसे कनेक्ट कर सकती है बिजनेस में या जॉब पर, उसको कैसे वो कनेक्ट करके वो नई फील्ड में आगे ग्रो कर सकते हैं, वहां पर भी हम देख सकते हैं। जैसे आज सेल्स में भी मैं मान लो सेल्स है, उसको लग्जरी पसंद है, उसको वीनस से रिलेटेड चीजें पसंद है और देख लो उसको वीनस स्ट्रांग है, तो एक बता रही है वो अगर ये फील्ड में जाएगा, कॉस्मेटिक्स में, ब्यूटीज में, लग्जरीज में, तो मैं क्या बोलूंगा सेल्स में काम किया, एक काम कीजिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द इंडस्ट्रियल सेल्स, आपने बीए किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, why don't you try into the luxury sales, why don't you try into the automobile, the luxury, दो लग्जरी है वीनस को डिपिक्ट करता है, तो वो लग्जरी वाले सेल्स में जा सकता है। ऑटोमोबाइल में BMW शोरूम बड़े हाई एंड प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रीमियम मार्केटिंग, ई कॉमर्स की प्रोडक्ट को वहाँ सेल कर, जहाँ लग्जरी है तो उसको अपने आप वो कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ मुझे लग्जरी तो पसंद है और सेल्स उसकी डेवलप हो चुकी है 10 साल में, एंड देन वी कैन हेल्प टू कनेक्ट हिम विद हिज पैशन और हिज ट्रेट्स। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। हम किसी को मना नहीं कर सकते, आप ये छोड़ दीजिए, उस इंसान ने अपने आप को डेवलप किया है उस फील्ड के अंदर में, तो ये न्यूमरोलॉजिस्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कनेक्ट कर पाए कैसे। गॉट इट। बट ये कितना इंट्यूटिवनेस और ये जो चीजें करियर एंड ऑल इज ऑन बेसिस ऑफ जो आप ही खुद फील करते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि मतलब ये तो मैं जो, जैसे क्या व्हाट इज दैट सेइंग, मतलब मैं कायनात से हार्मनी कर रहा हूँ और मैं उसके तरफ से ऑटोमेटिकली जा रहा हूँ, तो हाउ नहीं। नहीं जो आप बोल रहे हो इंट्यूशन, मुझे जो इंट्यूशन आया है अचानक से वो टैरो कार्ड से पता चलता है। टैरो कार्ड, एक टैरो कार्ड आता है, टैरो डेक कार्ड आते हैं, 74 कार्ड्स के आते हैं, वहां से कार्ड के ऊपर में सारे पत्ते बिछाए जाते हैं और 4 या 3 क्वेश्चन होते हैं, तो सामने वाले जो प्रोस्पेक्ट हैं उनको बताया जाता है आप एक एक कार्ड चूज कीजिए, तो उसके अंदर इमेज होती है, उस इमेज की एक मीनिंग होती है और बाद में जो 60% जो रीडिंग होती है वो इंट्यूशन से आती है, तो वहां से पता चलता है कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है उसके लिए। तो वहाँ टेक्निकल नॉलेज सिमिलरली हैपन्स विद द न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी में भी, वहाँ पे जो हमको रीडिंग दिखाई जाती है उसके साथ में जो कनेक्शंस आते हैं कॉस्मिक एनर्जी से, जो आउट ऑफ द ब्लू आता है, मुझे भी नहीं पता ये एनर्जी से मुझे कहाँ से कनेक्ट किया और बोलते आपके लिए चीज़ सही है। ठीक है, जैसे मैंने चांदी का ये ब्रेसलेट पहना है, मुझे नहीं पता था एस्ट्रोलॉजी से, कई साल पहले मुझे मन हो गया कि मुझे चांदी की पहनना चाहिए, क्यों मुझे नहीं पता। जब मैंने अपनी खुद की एस्ट्रो वॉच चेक की तो पता चला देयर वाज अ नीड टू वेयर द चांदी। तो ये
इमोशनल आप जितने रहोगे उतना आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और इसीलिए एस्ट्रोलॉजर को बोलते हैं वो जितना नीट एंड क्लीन रहेगा उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, और जितनी स्ट्रांग होगी उतना वो अच्छी सी रीडिंग दे पाएगा, जो शायद आपके भाग्य में लिखी है और वो अपने आप ऑटोमेटिकली बोल पा रहा है। ठीक है? ऐसे कई बार होता है, जैसे हम जब लोगो डिजाइन करते हैं या ब्रांड नेम्स देते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, ये ब्रांड नेम की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। लेट मी गिव यू, व्हेन आई टॉक अबाउट द ब्रांड नेम, तो मेरे पास एक व्यक्ति आए थे जो बॉम्बे से ही हैं, और जिन्होंने ये इतने लो जोन में चले गए थे, उन्होंने ट्राई किया था सुसाइड करने का। फिर लोगों ने समझाया मत कर सुसाइड, और बोला तो फिर ट्राई कर बिजनेस के लिए। तो उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने सर्च मारा कि ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सही है, और मेरा नाम पॉपअप हुआ, जो भी उन्होंने कीवर्ड सर्च किए होंगे, वहाँ से उन्होंने कॉल किया। अब वो मेरे क्लाइंट भी बने, और उन्होंने मेरे को कहा मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन अपनी बैकग्राउंड नहीं बताई, वो किस जोन से आ रहे थे। मैंने उनको एडवाइस किया आप ये ब्रांड नेम और ये नाम के साथ स्टार्ट कीजिए अपनी कंपनी, यू विल डेफिनेटली ग्रो, और ये लोगो और ये कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए ब्रांड में। और वो यकीन माने भव्या जी, 6 महीने में उनका टर्नओवर इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने वापस मुझे कॉल किया कि सर अभी आपसे वापस एक और नई कंपनी स्टार्ट करनी है। और तीसरी चौथी मुलाकात में जब वो स्टेबल हो गए फाइनेंशियली, उन्होंने कहा जब आपके पास 1 साल पहले आया था, 2 साल पहले आया था, मैं आई वॉज ऑन अर्ज टू गेट सुसाइड, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने किसी और से उधार लेकर ये मैंने आपको फीस दी थी, और आपने मुझे जो गाइड किया, मैं एक जो लेवल पे पहुंचा हूँ। पर अगेन जैसे मैंने बताया था, आपका प्रारंभ में जो लिखा है भाग्य और पुरुषार्थ, अगर उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया था तो वो एक नेक्स्ट लेवल पर जा नहीं पाते। तो ऐसी कई कहानियां हैं मेरे पास, जहाँ ब्रांड नेम में भी उन्होंने काम किया, लोगों पर भी काम किया, और जिस तरह से हम बताते जाते हैं, जब आप काम करते हो रेमेडीज पर तो काम होता है, और अगेन योर कर्म ऑल्सो वर्क्स, काम होता है। राइट। ये मतलब ये अच्छा एक सेगवे है एक्चुअली हैंड राइटिंग के बारे में और सिग्नेचर के बारे में बात करना, बिकॉज जैसे आपने कंपनीज और लोगोज ब्रांड नेम्स के बारे में बात की, तो आई थिंक ये काफ़ी फैसिनेटिंग मुझे लगता है ये। और मैंने कभी एक्चुअली हैंड राइटिंग, मेरी तो हैंड राइटिंग इतनी ख़राब है कि अगर आप देखेंगे तो मुझे खुद को कभी कभी समझ में नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। बट हैंड राइटिंग और ये जो सिग्नेचर रीडिंग जो जिसे हम कहते हैं, वो किस पे बेस्ड है? ये हमारे ब्रेन सेल्स के ऊपर बेस है। जैसे मैंने टर्म बताया ग्राफो एंड लॉजी, लॉजी मीन स्टडी एंड ग्राफो मीन ग्राफ। तो जब क्या होता है, हम किसी चीज को पकड़ते, किसी पेन को पकड़े हमने, तो क्या होता है ना, ब्रेन सेल्स के अंदर एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। हमारे ब्रेन सेल को कहते हैं न्यूरॉन्स, और दे आर अराउंड 4 to 5 बिलियन ट्रिलियंस ऑफ द ब्रेन सेल्स जिससे पूरा बॉडी बना है। तो जब हम किसी पेन को पकड़ते हैं तो थॉट प्रोसेस, आपस में बहुत सारे सेल्स टकराते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है थॉट प्रोसेस का, और वो स्ट्रक्चर ट्रैवल करते हैं हमारे ब्रेन से हमारे हाथों की तरफ, जिसको कहते हैं न्यूरल पैथवे बोलते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस ट्रैवल किया हमारे हाथों की तरफ, और एक थॉट प्रोसेस बना, एक बिंदु, एक स्ट्रक्चर बना, और अलग अलग बिंदु स्ट्रक्चर बन गया तो एक लेटर बन गया। तो हमारे ही विचार हैं जो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में पेपर पे इम्प्रिंट हो चुका है, और जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बनते हैं उसको वर्ड बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बनते हैं तो स्क्रिप्ट बनती है, उसको हम जानते हैं। तो ग्राफोलॉजी हैंड राइटिंग जो है वो और कुछ नहीं, आपके मन की जो सबकॉन्शियस माइंड की जो ट्रेट्स हैं वही हम आपको बता सकते हैं। तो वो इतना डिटेल है, और वो भी आपके एक्शंस, आपकी सराउंडिंग, आपके कर्म के ऊपर आधार रखता है। अंडरस्टैंड। बट जैसे आपने बोला कि नाम से भी लोगों की पर्सनालिटी जान सकते हैं, तो वैसे हैंड राइटिंग से भी जान सकते हैं? एग्जैक्टली 101% हम कहीं ना कहीं 50 प्रकार के ट्रेट बता सकते हैं। अगर आप अपनी हैंड राइटिंग या सिग्नेचर मेरे सामने रख दो तो आपकी 50 जो ट्रेट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हो, आपको कैसा खाना पसंद है, खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है, आपको एकदम गर्म खाना पसंद है, आपको चाय पसंद है, आप अपने फादर्स के बारे में क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बिजनेस के लिए कैसे, आप कैसे, आप अपने सबॉर्डिनेट के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने वाइफ के बारे में, स्पाउस के बारे में क्या सोचते हो, आप खुद के बारे में क्या, आप ग्रूमिंग कैसे करते हो, आपको ग्रूमिंग कैसे पसंद है, आपको इंट्रोवर्ट हो आप या एक्सट्रोवर्ट हो, आप हॉलीडेज जाने वाले एडवेंचर आपको पसंद ये है। सब सिग्नेचर से कैसे पता चल सकता पता चलती है ये सारे पैटर्न, क्योंकि आपके खुद के थॉट प्रोसेस है, और वो मैंने बताया वो न्यूरल पाथवे से पेपर पे इम्प्रिंट हो जाती है। ठीक है, इसलिए हैंड राइटिंग के लिए क्या होता है, सामने ही मैं प्रोस्पेक्ट से लिखाता हूँ सिग्नेचर और उसके लेटर्स, और फिर उसको रीड, क्योंकि अगर मान लो आपने मेरे को 6 महीने पहले की कोई स्क्रिप्ट दी है तो आपके जो थॉट प्रोसेस है वो 6 महीने पहले के हैं,
तो तभी के भव्य में और आज के भव्य में बहुत सारा फर्क है। राइट। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि बताओ मेरे बारे में, तो मैं बोलूँगा ये स्क्रिप्ट कब की है, क्या ये अभी की है या 1 साल पहले की है या 5 साल पहले की है, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास ऐसे स्क्रिप्ट भी आते रहते सुसाइड के कि बताइए ये व्यक्ति है, इन्होंने सुसाइड किया था, ये इसकी स्क्रिप्ट सही है, इन्होंने सुसाइड किया था या नहीं किया था। तो मैं पूछता हूँ ये स्क्रिप्ट कब की है, जब उन्होंने सुसाइड किया था, आत्महत्या की थी, उसी समय की या उससे पहले की हो। क्योंकि हो सकता है अगर 5 साल पहले की हो तो उनके जो थॉट प्रोसेस अलग रहेंगे, इंसान खुश रहा होगा, बहुत दुखी रहा होगा, जैसी भी उसकी परिस्थिति रहेगी, लेटर वैसे ही बनते हैं। अब मैं एक और बात कहूँगा, इसीलिए एक जो स्क्रिप्ट हमारे पास आती है, हम लेते हैं A4 साइज पेपर के ऊपर में, और वो स्क्रिप्ट को हम मान्य करते हैं, उसको हम वैलिडेट करते हैं 15 से लेकर 3 महीने तक। तब अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं, 3 महीने से ज़्यादा या 1 महीने से ज़्यादा, हम कहते हैं हमको एक और नई स्क्रिप्ट चाहिए। तो सबसे अच्छा और आसान तरीका है, जब प्रॉस्पेक्ट सामने आता है, उस स्क्रिप्ट को हमारे सामने ही लिखवाने के लिए हम कहते हैं, और नीचे सिग्नेचर 3 बार साइन करने के लिए बोलते हैं। इंटरेस्टिंग। जैसे हैंडराइटिंग देख के लोगों की पर्सनालिटी आप ये पता कर सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट मतलब क्या आपके फाइनेंसेस पे भी पड़ता है? जैसे लोग बोलते हैं कि चेकबुक या साइन करते हैं तो उससे। हाँ, 100% पड़ता है, क्योंकि हैंडराइटिंग मेरे मतलब ये आपकी सोच है। तो आप फाइनेंस को लेकर आपकी जो सोच रहेगी, वही स्क्रिप्ट के अंदर में वो पैटर्न वहाँ इम्प्रिंट हो जाती है। तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपने हैंडराइटिंग पर काम करते हो, तो यू आर वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी। तो आप पर्सनैलिटी पे काम करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली सिग्नेचर्स में, लेटर्स में वेरिएशंस आते हैं, तो आपके फाइनेंस भी इम्प्रूव होता है वहाँ पर, ठीक है। तो अब ये मैं कुछ लेटर्स हैं जैसे GJY, तो ये अगर प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो ऐसे लोगों की फाइनेंस अच्छे रहते हैं। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर सिर्फ लेटर जे और वाई के ऊपर काम करूंगा तो पैसा आना लगेगा, नहीं आएगा। आपको अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा। जितनी आपकी सोच सही रहेगी, जो मैंने कहा था, प्रारंभ जैसे बोले पुरुषार्थ एंड भाग्य, तो लेटर्स पर तो काम करो, साथ में उससे कनेक्टेड एक्शन भी आपको लेने हैं। पर 100% आप जितने मैंने टॉप के, मैंने अच्छे अच्छे कॉलेज के डीन्स के, स्टॉक मार्केट के बड़े ट्रेडर्स के, जिनके मैंने भी हैंड राइटिंग एनालाइज किए हैं, उसके अंदर वो सारे ट्रेड्स मैंने देखे हैं जिनकी फाइनेंस अमेजिंग एक नेक्स्ट लेवल के हैं, जिनको मैं बोलूँगा लाखों नहीं सीआर्स में वो लोग का टर्नओवर रहता है। तो उनकी जो स्पेसिफिक पैटर्न मैं देखता हूँ वो हैंड राइटिंग में दिखती है। तो इसीलिए जब हम, इसलिए कहावत है, यू चेंज योर हैंड राइटिंग, यू चेंज योर डेस्टिनी। या एक और हम फ्रेज आता है, हैंड राइटिंग इज नथिंग बट अ ब्रेन राइटिंग। तो आपकी जो ब्रेन की थॉट प्रोसेस है वही आपको पेपर पे दिखती है। तो जब आप रिवर्सल करते हो, यू डू द रिवर्सल इंजीनियरिंग, आप जब हैंड राइटिंग चेंज करते हो पैटर्न पे। अब मैं यहाँ पर भी बताना चाहूँगा उन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के लिए जो अभी अभी इस फील्ड में आए हैं या आना चाहते हैं, कभी भी 1 या 2 लेटर से ज़्यादा किसी भी लेटर पे हमें काम नहीं करना। यानी मैं बताऊँगा कि भव्य जी, आपके लेटर ए आपने नेगेटिवली दिख रहा है, मेरे हिसाब से आपको ए लेटर को ऐसे लिखना है। तो एक टाइम पे 1 ही या 2 ही लेटर पे काम करना है, ज़्यादा लेटर पे काम नहीं करता। क्योंकि बहुत सी बार सिग्नेचर हैंडराइटिंग सीखने के बाद वो क्या कर देते हैं, आपका ये लेटर भी नेगेटिव है, आपको इसको ऐसे लिखना है। जब आप 1 या 3 या 4 लेटर से ज़्यादा रेक्टिफिकेशन देते हो और सामने वाले को बोलते हो इसको स्पेसिफिक तरीके से लिखना है, तो वो इंसान, हमने देखा है, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है। नाउ दिस इज द आउटकम, द साइड इफेक्ट्स, आई विल नॉट से द साइड इफेक्ट, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है कि एक ही लेटर पे काम करना है। वो 2 या ढाई या 3 महीने मैक्सिमम काम करना है, उसके बाद अगले लेटर पे उसको बोलना है अब आपको सिग्नेचर पे काम एक करना है। टाइम पे एक ही एक लेटर ही टाइम पे, जैसे मैंने बताया नेम न्यूमरोलॉजी पे आपको मिनिमम 40-50 हज़ार बार लिखना है, तब वो रिफ्लेक्ट करेगी, तब तक वो काम नहीं करेगी। सिमिलर इन टू द सिग्नेचर, आपको एक टाइम पे एक ही सिग्नेचर पे एक ही लेटर पे काम करना है, तब उस पे काम होता है। इंटरेस्टिंग। बट लोग ऐसा सिग्नेचर चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो उससे आप सजेस्ट करते हैं या उससे फर्क पड़ता है? हाँ, मैं सजेस्ट करता हूँ। और जैसे मैंने बताया कि एक ही लेटर पे मैं सजेस्ट करता हूँ, ओके। क्योंकि उसकी ब्रेन की पैटर्न पर फ़र्क पड़ता है और एक स्पेसिफिक पैटर्न भी दिया जाता है अगर हमें लगता है। जो आजकल उसको टर्म हम कहते हैं ग्राफोथेरेपी, पर मैं उस पर इतना तजब्बुर नहीं देता। मैं देता हूँ सिर्फ सिग्नेचर के ऊपर मैक्सिमम, वहाँ आप काम कीजिए और फिर आप देखिए आपके बिहेवियर पैटर्न में मैक्सिमम आपको फ़र्क पड़ेगा वहाँ पर। ओके। आपके पैटर्न के ऊपर में जितनी पैटर्न पे काम करोगे, ब्रेन सेल के ऊपर काम करोगे, उतनी ज़्यादा आपका बिहेवियर पैटर्न चेंज होगा, एक्शन चेंज होगी और आपका आउटकम चेंज होगा। और ना केवल फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप भी वहाँ पे चेंज होता है, वहाँ रिफ्लेक्ट करता है। आपकी हेल्थ भी वहाँ, अब मैंने कुछ कुछ ट्रेट्स बताए आपके हेल्थ के बारे में, ठीक है।
तो वो मैंने कैसे बताया, स्पेसिफिक लेटर पर मुझे वहाँ उसकी ट्रेस दिखाई दी और मैंने बताया कि आपको ये स्पेसिफिक इशू हैं या आ सकते हैं। अब उन्हीं लेटर के ऊपर अगर मैं वापस आपसे काम कराऊँ तो वहाँ पर वो हेल्थ इश्यू धीरे धीरे कम होने लगेंगे ओवर द टाइम, इमीडिएटली नहीं। ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इस तरह से हेल्थ भी कम वेरी करता है, आपका वेल्थ भी वहाँ रिफ्लेक्ट करता है, आपका रिलेशनशिप भी वहाँ रिफ्लेक्ट करता है। तो उन पर काम करने से वो इश्यूज भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होता है, ऑल ऑफ सडन नहीं, धीरे धीरे। गॉट इट। बट हैंडराइटिंग तो नॉर्मली चेंज होते रहती है, तो कैसे वो एनालिसिस फिर बैठती है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि कई लोग मुझे भी कहते हैं कि नीरव ये मेरे हैंडराइटिंग चेंज होते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो आप मेरे बारे में कैसे बताओगे? हैंडराइटिंग भले चेंज हो जाए हर 15 दिन में, 20 दिन में, लेकिन आपकी जो कोर ट्रेट्स जो हैं वो तो अंदर एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को दिखती ही है। तो वहाँ से हम ट्रेस कर पाते हैं कि आपकी कोर पर्सनैलिटी क्या है, उसको आप छुपा नहीं पाओगे, वो भले आपकी हैंडराइटिंग चेंज हो जाए फिर भी। अब एक और यहाँ प्रश्न आना चाहिए कि हैंडराइटिंग मेरी 6 साल पुरानी है या 15 साल पुरानी, तो उसमें कॉल ट्रेट दिखेंगे या मुझे अब भी हैंडराइटिंग की नई स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी उसमें दिखेंगे? दोनों में ही आपकी कॉर पर्सनैलिटी दिखेगी, क्योंकि हैंडराइटिंग की जो ट्रेट्स आती है हमारे पेरेंट्स के थ्रू आती है। क्योंकि सिग्नेचर्स में, और यही बात सिग्नेचर की बात मैं अभी अगेन टेक यू टू द रूट्स ऑफ द इंडिया। तो गोरखनाथ जी ने इसी चीज पर बताया गया था कि एक मनुष्य, गोरख संहिता आती है, गोरख संहिता, उसमें उन्होंने बताया कि चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे की जाती है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर गोरख जी ने, यानी गोरखनाथ जी ने, जो मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य रहे, उन्हें बताया गया जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो वो 0 से लेकर 8 साल तक उसकी पूरी जो यात्रा रहती है अपने माता पिता के ऊपर, विशेष रूप से माँ का प्रभाव पूरा दिखता है 8 साल तक, 9 साल तक। और 9 साल से लेकर 20 साल तक पूरा प्रभाव जो पिता का रहता है वो भी उसके अंदर आ जाता है, और 20 साल के बाद पूरी तरह से पूरा व्यक्तित्व बन जाता है। यही बात ग्राफोलॉजी भी बोलती है कि 0 से लेकर, जन्म से लेकर 7 साल तक या 7.5 साल तक मदर का पूरा इंप्रेशन आ जाता है, क्योंकि वो मदर के संरक्षण में, माता के संरक्षण में रहता है। माँ जैसे बोलती है, जैसे बात करती है, ये सारी चीजें वो कैच कर लेता है। और 8 साल से लेकर 16 साल तक पिता जो करता है उसकी सारी वो रिकॉर्डिंग वो करने लगता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में आता है गर्भधान संस्कार कहा जाता है, गर्भधान संस्कार। जब बेबी वूम में रहता है, गर्भ में रहता है, तो माता क्या खाती रहती है, क्या पीती है, क्या देखती है, कि वो क्या स्क्रिप्ट रीड करती है महाभारत की। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं एस्ट्रोलॉजी और मतलब हैंडराइटिंग पर ही आ रहा हूँ। शिवाजी जब जन्म लिए थे, जब वो अपनी माता के गर्भ में थे, तो पूरे 9 महीने तक के लिए उनकी माता ने रामायण, महाभारत, ये सारी चीजें पढ़ाई गई थी उनको और सुनाई भी गई थी। इसलिए जब 9 महीने के बाद वो जब बालक बाहर आया तो उसके अंदर वो सारी क्वालिटी थी जो अंदर उनको बताया गया था। इसीलिए पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पेरेंटिंग आपकी जैसी रहेगी, आपके बेटे के अंदर, बेटी के अंदर वही सारी क्वालिटी जाएगी जो आपके पेरेंटिंग के टाइम पे अच्छे बुरे रहे थे, और वो हैंडराइटिंग में दिखते हैं। यही कारण है कई बार हम ये बता पाते हैं आपके पापा गुस्से वाले थे, आपकी माता ऐसी थी, आपकी बड़े भाई ऐसे थे। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि ये थॉट प्रोसेस है जो 18 महीनों में, 18 साल में आपने जिए हैं अपने माँ बाप के अंदर में। तो हैंडराइटिंग भी हम कब एग्जैक्टली इम्प्रिंट होती है सिग्नेचर जब हम बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 10th में। जब हम बोर्ड एग्जाम में जो सर्टिफिकेट आता है, उसका नाम भूल गया, एक टिकट बनाई जाती है, बोर्ड की टिकट, उसमें हम सिग्नेचर पहली बार करते हैं। और वो जो सिग्नेचर, हॉल टिकट, यस आई फॉरगॉट, हॉल टिकट पर हम सिग्नेचर पहली बार करते हैं। और उस टाइम पे अगर उस बच्चे को, 16 साल के बच्चे को बताया जाए एग्जैक्टली सिग्नेचर कैसे करनी है उसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से, तो वो लाइफ लॉन्ग बनेगी, और उसके उसी के हिसाब से आगे जाके उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी या उसके रिलेशन अच्छे रहेंगे। वही सिग्नेचर उसको, अपनी स्पाउस को अट्रैक्ट करेगा, उसके वेंडर्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये बहुत वास्ट है। तो सिग्नेचर आप चाहे भले ही अलग अलग रहती है, लेकिन आपके कोर कॉम्पिटेंसी, आपके कोर नेचर तो सिग्नेचर में रहते ही रहती है। ओके, तो क्या डूज एंड डोंट्स है अपने खुद के सिग्नेचर के बारे में जो आपको जानना चाहिए या पता होनी? मैं बताऊंगा भव्य जी, 3 या 4 ऐसी चीजें हैं जो सिग्नेचर में नहीं करनी चाहिए, जो हर इंसान अधिकतर करता है। क्योंकि हम गूगल पे देखते हैं, शाहरुख खान हो गया, अमिताभ बच्चन जी हो गए, जो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं, बहुत बड़े टेक्नोलॉजी के जो जायंट कंपनी के सीईओ हैं, हम उसकी सिग्नेचर देते हैं और कॉपी करते हैं। कई बार हम जब ये कॉपी करने जाते हैं वहीं मार खा जाते हैं, क्योंकि उसकी अपनी डेस्टिनी है, उस हिसाब से उन्होंने सिग्नेचर की है। अब जैसे पहली ट्रेट्स हैं
कि आप कभी अपनी सिग्नेचर को कैंसिल नहीं करना है, अपर पार्ट में, मिडल में या लोअर में। जब आप अपनी सिग्नेचर को ऐसे कैंसिल करते हैं या बीच में से कोई लाइन पीछे से जाके अपर पार्ट में, मिडल पार्ट में जाके काट दिया जाता है, तो आपकी सेल्फ वर्थ कम हो जाती है। तो आप सेल्फ डाउट करने लगते हो कि नहीं, मुझे नहीं लगता मैं ये काम कर पाऊंगा। तो धीरे धीरे डाउटफुल नेचर बनने लगता है। दूसरा ट्रेट या दूसरी ऐसी कोई पेक्युलरिटी जो सिग्नेचर में नहीं आनी चाहिए, वो है डबल लाइन। सिग्नेचर के नीचे 2 बार लाइन करते कुछ लोग, तो ये लोग डाउटफुल नेचर बन जाते हैं। तो इनको हर चीज़ पे डाउट आने लगता है कि ये चीज़ सही है कि नहीं। या आपको ये पेक्युलरिटी, ये ट्रेट्स आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स में मिलेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में, कि उनका काम ही है कि जो भी फाइल आती है उस पर वो बारंबार रीचेक करते हैं सही है कि नहीं, कहीं प्रोजेक्ट्स में या फाइल के अंदर में कोई हेराफेरी तो नहीं की, तो बारंबार क्रॉस चेक करेंगे। और इसीलिए उनके अपने आप 80 to 90% सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर में आपको डबल अंडरलाइन दिखेगी। ये अपने आप आता है, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा, मैंने पहले ही बताया था कि आप जिन लोगों के बीच में रहोगे वो सारी चीज़ें आप एब्जॉर्ब करोगे। अब वहाँ सारे फाइल्स ही ऐसे आएंगे तो उनके अंदर शक की वो नहीं रहेगा, शक लेकिन अपने आप शक या डाउटफुल नेचर बन जाएगा। इसलिए वो क्रॉस चेक करता है, वो अपने हिसाब से सही है। इसलिए कभी भी सिग्नेचर कस्टमाइज बनाई जाती है, एक स्टैंडर्डाइज रूल कभी बनाया नहीं जाता। फिर तीसरा आता है, सिग्नेचर हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, पहला लेटर आपका खुद का व्यक्तित्व बताता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ योर सिग्नेचर दैट इज योर ओन सेल्फ। तो वो बड़ा होना चाहिए। कुछ लोग छोटा कर देते हैं, कुछ लोग कैंसिल कर देते हैं। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी लेटर या पहला लेटर आपका वो कभी सर्कल नहीं किया जाए। कुछ लोग ऐसे, मान लो मेरा नाम है एन, तो एन लिखा और एन के ऊपर के सर्कल एक बना दिया, एन सर्कलिंग हम इसको कहते हैं। जब आप सर्कल के अंदर आपके मेन लेटर को, इनिशियल को डाल देते हो, तो आप डरे हुए रहते हो, आपके अंदर अनईजीनेस रहता है, आप डाउटफुल रहते हो, आप अपने ऊपर में डाउट करते हो और आप ओपनली बात कर नहीं पाते हो। फिर सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आपकी सिग्नेचर में एक कंटिन्यूएशन आना चाहिए, कर्व्स आने चाहिए सिग्नेचर में आना। कई बार हम देखिए प्रिंटेड लेटर में सिग्नेचर होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर 2 लोग आते हैं पर्सनालिटी में, एक होता है प्रिंटेड हैंड राइटिंग, एक होता है कर्व हैंड राइटिंग, यानी सारे लेटर जुड़े हुए रहते हैं। तो जो लोग प्रिंटेड फॉर्म में हैंड राइटिंग लिखते हैं, ये हाईली इंट्यूटिव रहते हैं, इन लोगों के नहीं इंट्यूटिव। और ये लोग वही लोग रहते हैं जो एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करते हैं। हम कई बार देखते हैं, अरे यार कल एग्जाम है और ये आज जाके पढ़ाई कर रहा है और ये पासिंग मार्क्स लेके आ जाएगा, 50% मार्क्स लेके आ जाएगा, क्योंकि वो इंट्यूटिव है, उसके मन में आएगा कि ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, लास्ट ईयर आया था, उसका इंट्यूशन स्ट्रांग है। और जो कनेक्टिव हैंड राइटिंग, एक एक लेटर कनेक्ट रहते हैं सारे हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट में, ये होते हैं टॉप क्लास के लोग जो 80% 90% लाते हैं। पर ये लोग थियोरिकल रहते हैं। तो ये जब जीवन के उत्तरार्ध में, यानी पढ़ाई के बाद जब बाहर आते हैं, जल्दी से घबरा जाते हैं। इसलिए आप देखोगे जो बहुत स्कॉलर रहते हैं ना, व्हेन दे गेट द एक्सपोजर, तो वो घबरा जाते हैं और वो इतना प्रैक्टिकल हो नहीं पाते। जो लोग, मैं ये नहीं बोलता कि जेफ बेजोस हो गए या शाहरुख खान हो गए, सचिन, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट की फॉर व्हाट्स एवर द रीजन, लेकिन ये लोग अच्छा काम कर पा रहे। इसलिए ये भी देखा गया है सिग्नेचर में, जो लोग एवरेज हैं वो सबसे अच्छा काम करते हैं। और जो लोग बहुत थियोरिकल होते हैं, जब एक्सपोजर मिलता है कॉलेज के बाद, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाते हैं। तो ये स्क्रिप्ट में हम देख पाते हैं क्यों, और उसके पीछे साइकोलॉजी। इसलिए जो अच्छा ग्राफोलॉजिस्ट है, जिसको हम हस्तरेखा विशेषज्ञ, सॉरी हस्तलिपि विशेषज्ञ कहते हैं हिंदी में, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, उसको चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी जानना चाहिए और जजमेंटल कभी नहीं होना चाहिए। और आपका लेटर ऐसा है तो आप ऐसे हो नहीं, उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, इन्होंने ये फील्ड क्यों चूज किया है, फैमिली प्रेशर के आने के कारण किया है, सोशल प्रेशर आने के कारण हुआ है, या उसकी अपनी खुद की लाइकिंग थी, इस कारण से भी स्क्रिप्ट बदलती रहती है। तो ये बहुत ही उम्दा साइंस है, जहाँ पे हमको किसी को जज नहीं करना है कोई भी लेटर्स को लेकर। हैंडराइटिंग का जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे मैंने पहले पूछा आपको कि हैंडराइटिंग तो चेंज होते रहती है, राइट? वैसे आजकल के टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में लोग तो लिखते भी बहुत कम है, हाँ जी। तो उससे कुछ फर्क पड़ता है या कुछ चेंज होता है? चेंज होता है। अब मेरे पास भी केसेस आते हैं कि वी आर बिकम मोर टेक सेवी, मोबाइल से सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन होती है, तो सिग्नेचर हार्डली कोई करता है। राइट। तो मुझे भी ये प्रश्न आता है कि हम सिग्नेचर की प्रैक्टिस करते ही नहीं, ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आज कोई चेक लिखता है नहीं। जितने भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन नेट बैंकिंग या मोबाइल से थ्रू होते हैं, तो उस केस में क्या सिग्नेचर इम्पैक्ट करेगा? मैं बोलता तब भी इम्पैक्ट करेगा। भले आप सिग्नेचर
चेक पे नहीं लिखते, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हो। जब हम रेमेडीज देते हैं सिग्नेचर पे अल्टरेशन करने के लिए, जब आप 5 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार भी जब आप करते हो, तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स की पैटर्न बदलने लगती है। इट डजंट मैटर आप चाहे इतने साल में नहीं किया, लेकिन जैसे आप पैटर्न पे काम करने लगते हो, धीरे 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 आपके बिहेवियर पैटर्न में उसकी असर आने लगती है, तो तब भी ये काम करता है। ऐसा बात नहीं कि काम नहीं करता, इट विल वर्क, ये 100% काम करता है। हैंड राइटिंग पर भी बात करती है। हैंड राइटिंग क्या है? हैंड राइटिंग आपका पर्सनल डोमेन है, सिग्नेचर आपका पब्लिक डोमेन है। ये दोनों ही अलग हैं। अगर मुझे आपकी हैंड राइटिंग, आपकी पर्सनल डोमेन जाननी है, आप कैसे बिहेव करते हो, तो आपकी मैं हैंड राइटिंग देखूंगा। और आप पब्लिकली कैसे बिहेव करते हो, तो आपका मैं सिग्नेचर देखूंगा। तो सिग्नेचर बोल दो या हैंड राइटिंग बोल दो, दोनों ही काम करती है। अंडरस्टैंड। बट बहुत बार ये रेमेडीज सजेस्ट करते हैं काफी एक्सपर्ट्स, और वो काम नहीं करती, ये ओकल साइंसेस जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, तो क्यों? इसका प्रमुख कारण है दोनों की तरफ से। पहला है कंसल्टेंट, जो एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड, जो भी मॉडलिटी में वो काम कर रहा है, उन सब के लिए मैंने कहा गुरुकुल में जाते थे तो उनके लिए एक पैरामीटर सेट था। राइट। उसी तरह आज के समय में भी स्क्रिप्चर को अगर हम पढ़ते हैं तो एक पैरामीटर बिल्कुल सेट कर दिया गया है कि ये पैरामीटर पर चढ़ने के बाद ही आप कंसल्टेंट या कंसल्टेंसी कर पाते हो। जैसे पहले बताया गया है ब्रह्मचर्य पालन, ठीक है। आज के टाइम में ये थोड़ा बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि इस पर डिबेट बहुत गहरा हो जाएगा, पर बताया गया ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिए। दूसरा, उसका सात्विक आहार होना चाहिए, डाइट होना चाहिए उसका सात्विक, वो एकदम। तीसरा है कि अल्कोहल नहीं उसको कंज्यूम करना चाहिए। चौथा है उसको नॉन ग्रीडी, निर्लोभी होना चाहिए। पांचवा आता है उसको लोगों को हेल्प करनी चाहिए, सिर्फ पैसे के लिए उसको सामने वाले को हेल्प नहीं करना है। छठा है परिग्रही दोषम, उसको चाहिए उस कंसल्टेंट को कि परिग्रही दोष से बचे। परिग्रही दोष पतंजलि कहते हैं अपने योग सूत्र में कि जो चोरी ना करे। अब हम चोरी छोटी छोटी चीज़ों में भी हम कर लेते हैं। किसी का कंटेंट ले लिया, उसको रीमिक्स कर दिया, रीस्पिन कर दिया, डिजिटल मार्केटर्स करते ही हैं। किसी को कोई चीज़ ले ली, अब आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल है, हम चोरी कितनी छोटी छोटी चीज़ों में बाई मिस्टेक कर लेते हैं। मैं और आप मान लो अच्छे कलीग हैं, हम किसी ऑफिस में बैठे हैं और बॉस ने हमको बुलाया कॉन्फ्रेंस में, तो आपको पहले ही बुलाया, या अप्रेजल का टाइम चल रहा है, अभी तो अप्रैल चल ही रहा है, तो पहले आपको बुलाया, तो आपके पास नोट पैड और पेन नहीं थी, आप मेरे डेस्क पर से उठा के लेके चले गए, वी आर द कलीग, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शास्त्रों की यहाँ बात करें तो सूक्ष्मतम दृष्टि में आपने चोरी कर ली, क्योंकि आपने मुझे बिना पूछे आपने पेन पैड ले लिया, पेपर ले लिया, पेंसिल ले ली और आप कॉन्फ्रेंस में चले गए, तो आपको परिग्रही दोष लग गया। उसी तरह से आपको कोई भी चीज बिना पूछे। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी, जो रियल लाइफ के रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु रहे, कई लोगों को आज की जैन जी को शायद ये नहीं पता होगा विवेकानंद कौन थे, और उनके गुरु हुए रामकृष्ण परमहंस। तो उनको नींबू पानी बहुत पसंद था, तो वो अध्यात्म के उच्चतर स्तर पे तो वो गए, लेकिन वो ये सारी चीज़ों को फॉलो करते थे डिफॉल्टली। तो एक बार क्या होगा, उनको नींबू पानी और बर्फ़ बहुत पसंद था, तो इनको लिए नींबू पानी लाने के लिए एक उनका शिष्य रोज एक बगीचे से 3-4 6-8 नींबू लेके आते थे। वहाँ जाके जब दक्षिणेश्वर जो उनका मंदिर था, उनका स्थान था, वहाँ जाके नींबू काट के बर्फ़ भी लेके आते थे और उसको नींबू पानी बनाते थे गर्मियों में विशेष रूप से। और एक बार ऐसा हुआ कि गुरुजी यानी रामकृष्ण परमहंस वो नींबू पानी को निगल नहीं पाए, जैसे यहाँ ने मुंह में रखा वो कर नहीं पाए, उसको निगल नहीं पाए, उन्होंने और बाहर निकाल लिया। तो उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, उनके चेले को बोला ये आप कहाँ से लेके आए हो? तो बोले जो रोजाना जो बागीचा था मेरे दोस्त का, मैं वहीं से लेके आया। तो रामकृष्ण जी ने कहा नहीं, आप क्रॉस चेक करो, कुछ तो गड़बड़ हुई है। बोला गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और उन्होंने फिर अगले दिन जाके क्रॉस चेक किया, क्योंकि उनके जो फ्रेंड थे, मित्र थे, उनका पूरा बड़ा बगीचा था, बागान था, उसमें नींबू के बहुत सारे पेड़ थे। उनको बता दिया गया था आप ठाकुर के लिए, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस को ठाकुर कहा जाता है, कोई उनको गुरुजी बोलता था वो बड़े क्रोधित हो जाते थे। तो बोला ठाकुर के लेके आप लेके जा रहे हो, लेके जाओ। फिर जिस दिन वो नींबू पानी पी नहीं पाए, उस दिन उसके एक दिन पहले उस बगीचे का सौदा हो चुका था, वो बगीचा किसी और को बिक चुका था। तो अब वो लीगली तो किसी और के अंदर में आ चुका है, और अगर उनको नींबू लेना था तो उनसे पूछ के लेना चाहिए था। तो ये सूक्ष्मतम विज्ञान है परिग्रह दोष का। इसलिए जब उन्होंने नींबू लिया बिना बताया अर्ली मॉर्निंग, तब तक तो वो चोरी का हो चुका था।
वो किसी और के जुरिडिक्शन में जा चुका है, वो पूरा बगीचा और नींबू। तो ये होता है कि जब हम सूक्ष्मतम इस पर विद्या इस आइडियोलॉजी पे जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को चोरी कर लेते हैं। बहुत से लोग स्टेशनरी ले लेते हैं कि चलो ठीक है, हमको काम है, घर जाके हमको रिपोर्ट बनानी है, तो घर पे प्रिंटर है, तो घर से लेटर ले लिया, लेकिन बॉस की परमिशन नहीं ली। अब ये थोड़ा बचकाना लगता होगा कि इसकी छोटी चीज़ के लिए बॉस को क्यों बोले, लेकिन लेना पड़ेगा। अगर आप लोगे और फिर जाके प्रिंट आउट लो, जो भी आप घर से काम कर रहे हो, तो आप देखोगे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी पर्सनैलिटी में एनहांसमेंट, क्योंकि आप ये सूक्ष्मतम सूत्रों का आप जब पालन करोगे तो आपके अंदर में एनर्जी अलग रहेगी। फिर छठा इंपॉर्टेंट, अहिंसा परमो धर्म, जो जैनिज्म और हिंदुइज्म में इक्वली माना जाता है। आपको किसी को हिंसा नहीं करनी, यानी कि अहिंसा आपको कैसे करनी है, मन वचन और कर्म से। तो कंसल्टेंट के लिए भी यही एप्लीकेबल है कि वो मन से वचन से कर्म से किसी को कटु वाणी ना बोले। और सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर जो छठा आता है वो है सत्य वचन। वो चाहे तो हमेशा सत्य वचन ही बोले, यानी हमेशा अगर मैं कुछ नेगेटिव ट्रेट देख रहा हूँ मेरे हैंड राइटिंग में या एस्ट्रोलॉजी में, तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं कभी सच बोल दूँ जो नेगेटिविटी दिख रही है, बिकॉज इट विल इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली जो सामने जो जातक, जिसको हम प्रॉस्पेक्ट बोलते हैं आज, जातक के ऊपर उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो उसको चाहिए वो हमेशा सच्चा बोले, लेकिन इतना ही बोले जो उसको इम्पैक्ट ना करे उसके मनस पटल पर, यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर में। मुझे ये तो अच्छा नहीं होता, राइट? अगर आप समझो आपको कुछ दिख रहा है किसी के बारे में और अगर आप उनको ये बात बोले तो मे बी दे कैन इम्प्रूव। हाँ, तो उसको डिप्लोमेटिकली आप बोल सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आपको पॉसिबिलिटी है कि हाइपरटेंशन या हाइपर एसिडिटी हो सकती है, तो आप इसको प्रिकॉशंस लोगे और आप बोलोगे कि ठीक है, मैं विल टेक केयर कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं देख रहा हूँ जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। लेकिन आपको मैं ऐसे बोल दूँ, आपको तो पेप्टिक अल्सर होने वाला है, या आपको पेप्टिक अल्सर एक साल के अंदर हो जाएगा। अब ये दोनों में ही बहुत फर्क है मेरे शब्दावली में। मैं बोलता हूँ आपको तो पेप्टिक अल्सर हो जाएगा एक साल के अंदर, और दूसरा मैं बोलूँगा यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर गट्स, बिकॉज कि ये पॉसिबिलिटीज हैं कि एसिडिटी के इश्यू आ सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। तो ये शब्दावली पर ध्यान देना है। सत्य तो मैंने ही बोला है आपको, एक लपेट के बोला, लेकिन उस शब्दों में बहुत सारा वजन दिया गया है जहाँ आपको बुरा नहीं लगेगा। तो जब ये सारी 6 चीज़ों की जो श्रीमद् भागवत की बताई गई हैं, जब आप इसको सूत्रों को फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पावर इतनी स्ट्रांग आ जाती है। और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर के लिए, वास्तु कंसल्टेंट के लिए स्पेसिफिक मंत्र बताए गए हैं, अनुष्ठान बताए गए। उस मंत्र अनुष्ठान को उसको फॉलो करना है, और जब वो मंत्र बोले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मंत्र की एनर्जी आपको सच बताएगी, आपको टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने पंचांगुली एक देवी बताई, उसका अगर रेगुलर मंत्र का रिसाइटेशन किया जाता है तो उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो अपने आप जैसे आप ज्योतिष विद्या के लिए बैठते हो, जन्म कुंडली के लिए, अपने आप आपके अंदर से सच निकलेगा, गलत कभी नहीं निकलेगा, और सॉफ्ट वर्ड निकलेंगे। तो ये सारी चीजें आज के एस्ट्रोलॉजर भूल चुके हैं, उनको पता है, उनके टीचर को भी नहीं पता है। उनके टीचर को भी नहीं पता है, तो वो क्या ही बताएंगे नेक्स्ट जनरेशन को कि आपको इस देवी की पूजा करनी है पंचांगुली की। ठीक है, और फिर मैं सेकंड पार्ट पे आता हूँ, एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी प्रोस्पेक्ट के लिए, क्लाइंट के लिए भी काम नहीं करती। यहाँ पे ये 6 चीज इनके लिए भी लागू होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं भूल गया, 7 इज द एथिकल मनी। अगर वो एस्ट्रोलॉजर और उसका क्लाइंट दोनों अगर एथिकल मनी अर्न करे, यानी ईमानदारी से उसका पैसा अर्न हो रहा है, तब भी ये रेमेडी काम करेगी। अगर नहीं कर रहा है, वो जालसाजी कर रहा है, वो जुगाड़ कर रहा है, चीट कर रहा है, किसी का पैसा होल्ड पे डाल रहा है, किसी का पेमेंट लेट कर रहा है, वो कुछ ना कुछ झोल झपाटे करके वो अपना पैसा कमा रहा है, ठीक है, तब भी वो नेगेटिव एनर्जी कंसिडर की जाएगी। और वो नेगेटिव एनर्जी घर पे आएगी, उसका खाना बनेगा, उसकी सब्जी लगेगी, तो वो नेगेटिव एनर्जी उसके बॉडी पर भी इफेक्ट करेगी, तो वो रेमेडी तब भी काम नहीं करेगी। तो ये शास्त्रों में पैरामीटर्स बताए गए कि हमको कैसा एस्ट्रोलॉजर चूज करना है, और एस्ट्रोलॉजर के लिए भी बताया गया आपको किसका कुंडली देखना है, किसका नहीं देखना, किसकी हैंडराइटिंग एनालाइज की, किसकी नहीं करनी। तो हम सब शुरू हो जाते हैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बन के, वास्तु कंसल्ट। वास्तु हर एक का नहीं किया जा सकता। आपकी इंटरनली आपकी इंट्यूशन जो आपकी एनर्जी से बताएगी नहीं करना, क्योंकि वो आपके भाग्य में भी नहीं लिखी है, आप उसके कंसल्टेंट हो भी नहीं, और आपको उसको नहीं करना भी। यूनिवर्स आपको बताएगी निमित्त विज्ञान के माध्यम से। निमित्त विज्ञान जैसे कोई आता है तो कहाँ आके बैठा है, मेरे सोफे के, मेरे चेयर के ऑपोजिट में, लेफ्ट में बैठा है, राइट में बैठा है, वो कहाँ वो खुजा रहा है, उसकी आंखों की पलकें क्या बता रही है, उसकी बॉडी पोस्चर कैसा है, ये सारी एक रीडिंग होती है जो एक एस्ट्रोलॉजर को पता होनी चाहिए। इसको कहते हैं निर्मित विज्ञान, और इसको कहते हैं शरीर लक्षण विज्ञानम। ये भी
पता होना चाहिए, तो इससे भी पता चलेगा ये मेरे लायक या ये मेरा क्लाइंट है कि नहीं। अंडरस्टैंड। ग्रेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था। आई मीन आई एम श्योर कि एक दूसरा एपिसोड या कॉन्वर्सेशन हमें एस्ट्रोलॉजी पे भी फॉर श्योर करना चाहिए, हाँ जी। बिकॉज ये न्यूमरोलॉजी और हैंडराइटिंग और सिग्नेचर के बारे में मतलब इतना सारा नॉलेज या इतनी सारी न्यू साइड जो आपने बेसिकली इसमें बताया, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। आई होप कि आपको भी मज़ा आया। मुझे बहुत अच्छा लगा भव्या जी कि ये इस तरह से जो इम्प्रॉम्प्टू आपने बताया, ये यही तरीका होता है कि सारी एनर्जीज फ्लो होती है, सारे प्रश्न के सही उत्तर मिलते हैं, और यही एक ज्योतिषी का काम है कि हमेशा बिल्कुल ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहें। तो आज मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ में आपके इस पॉडकास्ट पे आने पे, और मैं आशा रखता हूँ कि जो भी आपकी ऑडियंस है उनको ये सही चीज़ें मिलेगी, ताकि पूरा हमारा राष्ट्र बदले, पूरा देश बदले। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।